हेलो, वेलकम। चलो आज एक नया वीडियो शुरू करते हैं जहाँ पे आज हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के ऊपर डिस्कशन करने वाला है। ये साइंस का चैप्टर नंबर 3 है और इसमें से फाइनल एग्जामिनेशन में तकरीबन तकरीबन 7 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, 6 से 7 या फिर 8। तो ये चैप्टर जो है खाली इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, मेटल्स और नॉन मेटल्स के ऊपर। और फिर हम किस तरह से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं और फिर मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। अगर आप चैनल में नए हो या फिर इस नया चैनल देख रहे हो तो फिर मेरा चैनल को सपोर्ट कर देना प्लीज़। सपोर्ट कैसे करोगे? सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़, उतना काफ़ी होगा मेरे लिए। फिर कुछ फीडबैक वगैरह दे दीजिएगा, है ना? जिससे तुम ये बता पाओ कि इस वीडियो में क्या कमी थी और आगे क्या इम्प्रूवमेंट लाया जा सकता है। चलिए तो फिर उसी के साथ हम आज वीडियो को शुरू करते हैं। ये चैप्टर शुरू में हम ये पता करेंगे कि मेटल्स जो है उसके कुछ प्रॉपर्टीज़, और स्पेशली कौन से प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। हम यहाँ पे मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ने वाले हैं। तो पहला प्रॉपर्टी क्या है कि मेटल्स इन देयर प्योर स्टेट हैव शाइनिंग सरफेस, यानी कि चमकता है। जैसे गोल्ड बैंगल्स वगैरह, जो सोने के जो जैसे कंगन वगैरह नहीं होते, वो चमकता है। और आयरन रोड वगैरह जो अगर उसको तुम पॉलिश कर दोगे ना तो वो क्या चमकता है, एक्चुअली में अंदर बहुत ज़्यादा चमकता है। तो इसी चमक को क्या बोलते हैं, मेटेलिक लस्टर, है ना। तो पहला फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, मेटेलिक लस्टर, यानी कि वो शाइन करता है। और फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, जो देखने में हमें जो दिखता है ना, सामने से जो दिख रहा है, वो उसी को ही फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। मेटल्स आर जनरली हार्ड, हाँ सख्त होता है ऑब्वियसली, है ना। आयरन रोड ले लो या फिर जो भी चीज़ ले लो, वो मेटल होता है तो सख्त होता है। मेटल्स कैन बी बिदन इन टू थिन शीट्स, यानी कि इसका ना मार मार के इसको पेपर बनाया जा सकता है ना। जो तुमने मिठाई वगैरह में खाया होगा, जैसे बर्फ़ी नहीं आता ऐसे करके जो मिठाई आता है, वो उसके ऊपर एक कोटिंग लगा रहता है ना, सिल्वर का कोटिंग होता है, वो मेटल ही होता है। ठीक है, वो क्यों बना पाता है, क्योंकि मेटल जो है उसको मार मार के उसको पतला बनाया जा सकता है। उसी को क्या कहते हैं, मेलेबिलिटी, है ना। और सबसे ज़्यादा मेलेबल मेटल्स कौन सा है, गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मेलेबल मेटल्स। एग्जामिनेशन में ये 1 मार्क का एमसीक्यू में आ जाता है ये। द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रोन इन टू थिन वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी। अब डक्टिलिटी क्या होता है, जिसे कभी कभी देखोगे कि सोना को खींच के भी लंबा कर सकते हो ना, ऐसे लंबा लंबा कर सकते हो, है ना, कुछ बहुत सारे लंबा वायर्स बना सकते हो, जिससे जो हमारे जो गोल्ड ज्वेलरीज वगैरह उसमें जो डिज़ाइन वगैरह जो ऐसे ऐसे करके जो डिज़ाइन देता है कि ना, ऐसे ऐसे करके जो डिज़ाइन देता है, वो क्योंकि गोल्ड को लंबा किया जा सकता है इसीलिए, है ना। तो गोल्ड इज़ द मोस्ट डक्टाइल मेटल, यानी कि गोल्ड सबसे ज़्यादा डक्टाइल है। और ऐसा लिखा गया है बुक में कि 1 ग्राम अगर सोना से 2 किलोमीटर लंबा वायर बनाया जा सकता है, इतना ज़्यादा डक्टाइल है। मतलब इतना पतला वायर बनाया जा सकता है और बिना टूटे, है ना, बनाया जा सकता है। तो इट इज़ बिकॉज ऑफ द मेलेबल एंड डक्टाइल वी आर एबल टू मेक गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट्स, इसी की वजह से बनाया जा सकता है। ठीक है, जैसे रबर देखो, वो बहुत ज़्यादा मेलेबल है कि नहीं, मेलेबल है क्योंकि उसको लंबा खींचा जा सकता है, लेकिन वो डक्टाइल नहीं है। सॉरी, वो डक्टाइल है लेकिन वो मेलेबल नहीं है, यानी कि उसको पीट के तुम बड़ा नहीं कर सकते ऐसे, है ना। तो गोल्ड ऐसा है जो कि पीट के बड़ा भी कर सकता है और खींच के लंबा भी किया जा सकता है। सेकंड और अभी फोर्थ पॉइंट क्या है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। हाँ, एक तो वो हीट कंडक्ट करता है, इसलिए जो हमारे जो खाने पीने के जो बर्तन जो होते हैं जो पकाने के लिए, वो मेटल्स के होते हैं, जिससे हीट जो है मतलब कंडक्ट कर सके। कंडक्ट मतलब कंडक्शन, मतलब अगर नीचे अगर तुमने आग लगाया ऐसा करके, है ना, आग लगाया तो ऊपर भाई गर्म हो जाता है ना, तो उसी को ही कंडक्टिविटी बोलते हैं। नेक्स्ट जो है वो क्या है, उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा, यानी कि उसको पिघलाने के लिए, उसको मेल्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट आर सिल्वर एंड कॉपर, और लेड एंड मार्कर कंपेरेटिवली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो एग्जामिनेशन में आ जाता है कि एक मेटल बताओ जो थोड़ा सा इतना अच्छा नहीं है, मतलब कंडक्टर में। तो तुम क्या कहोगे कि भाई लेड एंड मार्कर यार इतना अच्छा नहीं है कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है। और मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो, यानी कि वो करंट भी अच्छे से वो कर सकता है। इसलिए जो हमारे जो करंट के वायर्स जो होते हैं वो किससे बने होते हैं, कॉपर से बने होते हैं, या तो उसके बने होते हैं, एल्यूमिनियम के बने होते हैं। एक्चुअली एल्यूमिनियम से भी ज़्यादा अच्छा कॉपर होता है, और सबसे ज़्यादा अच्छा तो गोल्ड सिल्वर ही होता है, लेकिन उतना का वायर बनाओगे तो फिर कौन खरीदेगा कौन, है ना। तो इसलिए जो महंगा वायर्स आता है वो कॉपर के आते हैं, और जो थोड़ा सस्ता वायर्स आता है उसको सिल्वर एल्यूमिनियम के आते हैं, है ना। तो इसलिए जब दुकान जाते हो तो फिर वो पूछता भी है कि एल्यूमिनियम का वायर चाहिए या फिर कॉपर का वायर चाहिए, है ना, और कॉपर का वो थोड़ा महंगा हो जाएगा।
उसके अलावा कुछ और पॉइंट्स देखते हैं मेटल के बारे में, और स्पेशली हम कुछ एक्सेप्शन भी पढ़ेंगे कि मतलब हाँ, जैसे कि देखो नेचर केमिस्ट्री में ना ये एक्सेप्शंस बहुत आने वाला है कि मतलब केमिस्ट्री जो है ना वो मतलब ऐसा नहीं कि वो कोई रूल फॉलो करता है, ठीक है? मतलब क्योंकि नेचर में सब कुछ ऐसा नहीं होता कि हार्ड रिटन रूल्स होता है, मतलब उसके बहुत कई एक्सप्लेनेशंस हो सकते हैं, तो फिर उस वजह से मतलब बहुत एक्सेप्शंस आ सकता है कि मतलब जनरली होता तो है पर ये नहीं होता है। जैसे देखना ऑल मेटल्स एक्सेप्ट मर्करी एग्जिस्ट एज सॉलिड, हाँ सॉलिड एट रूम, यानी कि सब रूम टेम्परेचर में नॉर्मल टेम्परेचर वो सॉलिड होता है, लेकिन मरकरी जो है वो सॉलिड नहीं है बल्कि वो क्या है, लिक्विड में आता है। अभी तो मैंने बोला था कि मेटल्स है हाई मेल्टिंग पॉइंट है ना, लेकिन गैलियम सीजियम जो है इतना कम मेल्टिंग पॉइंट है कि वो मतलब उसको हाथ में रखते ही पिघल जाएगा। और मर्क्यूरी का भी मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है, इसी वजह से वो लिक्विड स्टेट में ही एग्जिस्ट करता है। और ये गैलियम सेसियम से भी कम होता है मरकरी का, इसलिए मरकरी तो मतलब बिना पकड़े भी वो लिक्विड स्टेट में ही रहता है ना। अल्काली मेटल्स की बात करूँ, जो मैंने शायद चैप्टर नंबर 2 में भी समझाया था, ये आर सो सॉफ्ट दैट दे कैन बी कट विद ए नाइफ। हाँ, लिटरली तुम ऐसे बटर के क्यूब की तरह ना ऐसे सोडियम मैग्नीशियम को तुम काट सकते हो, और उनका लो डेंसिटी है और लो मेल्टिंग पॉइंट भी है। अब लो डेंसिटी का मतलब ये है ना कि तुम इसको अगर सोडियम वगैरह को तुम क्या करो ना, पानी में फेंक दो, है ना, पानी वो तैरता रहेगा पानी में। ठीक है, तो इसी वजह से लो डेंसिटी बोला जाता है। हालांकि तुम अगर आयरन वगैरह फेंक दोगे पानी के अंदर, वो तैरता नहीं रहेगा ना। हम्म, चलो, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है, सम पॉइंट्स ऑफ नॉन मेटल। सम पॉइंट्स ऑफ नॉन मेटल्स क्या क्या है, द नॉन मेटल्स, सम पॉइंट्स ऑफ नॉन मेटल क्या लिखा गया है, द नॉन मेटल्स आर आइदर सॉलिड और गैसेस एक्सेप्ट ब्रोमीन व्हिच इज लिक्विड। तो एग्जामिनेशन में सवाल क्या आता है कि एक नॉन मेटल बताओ जो कि लिक्विड है रूम टेम्परेचर में, तो तुम बोलोगे ब्रोमीन, वरना बाकी सारे नॉन मेटल्स क्या है, या तो सॉलिड है या तो गैस है ना। जैसे जैसे कार्बन जो है वो सॉलिड है कि नहीं, ऑक्सीजन जो है वो क्या है, लिक्विड है। अच्छा, चलो नेक्स्ट देखते हैं, कार्बन इज ए नॉन मेटल दैट कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स, है ना। कार्बन एक ऐसा मेटल है जो कि अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। मैं सॉलिड लिक्विड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आगे समझाऊंगा ये क्या है। इस फॉर्म इज कॉल्ड एन एलोट्रोप, है ना। जैसे बचपन में याद है हमने जैसे बैन 10 देखा था ना, तो उस बैन 10 का ना कई रूप होते हैं, है ना। सब तो एक्चुअली में एक ही हीरो होता है, लेकिन उसके अलग अलग रूप होते हैं ना, दिखने में भी अलग अलग होता है ना बैन 10 में। तो वही कार्बन का भी वही है कि कार्बन जो है या कभी कभी डायमंड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, यानी डायमंड भी कार्बन ही है, और ग्रेफाइट के फॉर्म में इस्तेमाल हो सकता है, या तो मतलब एक और है कोयला की तरह, है ना, कोल की तरह जो हम लोग जलाते हैं ना, उसके फॉर्म में भी। और एक आता है जैसे फ्यूलिनेंस फॉर्म में, तो वो तो मतलब क्या होता है, बड़ा केज जैसा स्ट्रक्चर होता है उसका, है ना, ऐसे करके हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनता रहता है ऐसे, है ना, ऐसे फुटबॉल की तरह। तो वो अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। तो एलोट्रोप्स अगर कोई पूछेगा क्या है, तो एलोट्रोप्स का मतलब ये होगा कि एक ही एलिमेंट के अलग अलग फॉर्म, जैसे डायमंड भी कार्बन ही है, ग्रेफाइट भी कार्बन ही है। अब ग्रेफाइट देखो पेंसिल वगैरह में इस्तेमाल होता है, और फिर कार्बन जो है डायमंड जो है वो तो जानते ही होंगे, है ना। एक और बात, ये शायद हमने चैप्टर नंबर 2 में भी किया था कि मोस्ट मेटल नॉन मेटल्स प्रोड्यूस एसिडिक ऑक्साइड्स, यानी कि नॉन मेटल्स क्या होते हैं, एसिडिक ऑक्साइड्स, है ना, व्हेन डिजोल्व इन वाटर, यानी कि सब नहीं, जैसे कि मान लो कार्बन, है ना, कार्बन के जो ऑक्साइड्स है वो क्या है, एसिडिक होते हैं, है ना। कार्बन ये हमने पढ़ा था, और जब पानी में इसको डिजोल्व किया, क्योंकि कार्बनिक एसिड बनता था कार्बन डाइऑक्साइड का, है ना। ऑन द अदर हैंड मोस्ट मेटल्स गिव्स राइज टू बेसिक ऑक्साइड्स, है ना, एसिड, हाँ लिख भी दिया है। तो नॉन मेटल यानी कि क्या है, नॉन मेटल, नॉन मेटल, है ना, एन मेटल यानी नॉन मेटल, ये क्या है, ये है एसिड, है ना, एसिड एसिड। और फिर मेटल के जो ऑक्साइड्स है, मतलब नॉन मेटल जो ऑक्साइड है कि नहीं, और जो मेटल के जो ऑक्साइड है वो क्या है, बेसिक। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं, अब आगे क्या है। हाँ, अब देख रहे हैं यहाँ से केमिकल प्रॉपर्टी शुरू हुआ है, इस पॉइंट से हमने सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कवर कर लिए हैं। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, सबसे पहला प्रॉपर्टी है जलाने पे क्या होता है ना। ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स व्हेन बर्न्ड इन एयर कंबाइंस ऑक्सीजन टू गिव मेटल ऑक्साइड, है ना। एग्जांपल के तौर पे कॉपर को जलाओ तो कॉपर ऑक्साइड बनता है, और ये काला रंग का है, ठीक है। और ये सी कॉपर का, ये 2 का मतलब ये है कि देखो ये कॉपर जो है ना, ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। ऑक्सीडाइज मतलब इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ठीक है। ये हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन के एग्जाम्पल्स में पढ़ा था, डेफिनेशन पढ़ा था। तो कॉपर यानी कि ये 2 का मतलब ये हुआ कि कॉपर का ना, जैसे कॉपर का या +2 यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन वो खो चुका है ना। जैसे कि Fe2+ लिखा है, तो वो क्या है, Fe2+ का मतलब वो हो गया कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, और Fe3+ का मतलब क्या हो गया
इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, ठीक है। तो Fe यहाँ पे ऐसे Fe3 लिख दूंगा, ये बता, अगर Fe ऐसे लिख दिया तो इसका मतलब ये है कि उसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, ठीक है। चलो हम्म। एक और एग्जांपल, एल्यूमिनियम के साथ अगर ऑक्सीडाइज करोगे तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा, ठीक है। और कॉपर के साथ कॉपर ऑक्साइड बनेगा। यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड का कलर भी बोल दिया गया कि वो ब्लैक ऑक्साइड है ना। एग्जाम क्वेश्चन में पूछा जाता है कि एक ब्लैक ऑक्साइड बनता है ना, ऐसा ऐसा, जो बहुत देर गर्म करने पे। चलो अब देखो, हमने मतलब चैप्टर नंबर 2 में भी पढ़ा है कि जो मेटल के जो ऑक्साइड्स है वो बेसिक होते हैं इन नेचर, यानी कि वो बेसिक प्रॉपर्टी ही शो करता है। बट बट अब देखो, इसमें भी एक्सेप्शंस आएंगे, है ना। मतलब मत पूछो, यहाँ पे बहुत एक्सेप्शंस है, ठीक है। जिसको याद करना पड़ता है, वही एक्चुअली सबसे बड़ा दिक्कत है इस चैप्टर का, चैलेंजिंग है कि भाई याद भी बहुत कुछ करना पड़ता है। कॉन्सेप्ट तो है ही, आगे इसके बाद और याद भी करना पड़ता है बहुत सारा। तो इसलिए बहुत लोगों को केमिस्ट्री समझ में नहीं आता। तो बस सम मेटल ऑक्साइड्स है ना, सच एस एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, है ना। सो बहुत एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर, यानी कि वो बस बेसिक ही नहीं बल्कि क्या है, एसिडिक प्रॉपर्टी भी शो करता है ना। और उन सब मेटल, सच मेटल ऑक्साइड्स व्हिच रिएक्ट्स विद बोथ एसिड एज वेल एज बेस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर आर नोन एज एम्फोथेरिक ऑक्साइड। यानी एम्फोथेरिक ऑक्साइड कौन सा है, वो ऑक्साइड जो बेसिक भी होते हैं और जो एसिडिक भी होते हैं, जो एसिडिक भी होते हैं। देखो यहाँ पे देखो, ये पहले वाले एग्जाम्पल में देखो, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, HCl के साथ, है ना, HCl के साथ। यानी कि इस केस में एल्यूमिनियम जो है वो बेस की तरह बिहेव कर रहा है, और यहाँ पे ऑलरेडी एसिड है जो कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करके क्या दे रहा है, AlCl3 दे रहा है और पानी दे रहा है, यानी कि सॉल्ट प्लस वाटर। लेकिन अगर ठीक इसका नीचे वाला एग्जाम्पल का अगर मैं बात करूँ, तो इसमें देखो Al2O3 तो है, लेकिन इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट किया, यानी कि यहाँ पे ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, और यहाँ पे ये बेस NaOH तो बेस है ही, और ये बन रहा है फिर वही NaAlO2, है ना, सोडियम एल्यूमिनेट प्लस वाटर। इसमें भी वही एसिड बेस सॉल्ट वाटर न्यूट्रलाइजेशन, यहाँ पे भी सॉल्ट वाटर आया है। तो देखो यहाँ पे पहले वाला केस में एसिड जो है वो बेस की तरह बिहेव कर रहा है ना, बेस की तरह बिहेव कर रहा है। और सेकेंड केस में एसिड जो है वो एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। यानी कि वो सब जो ऑक्साइड्स, कौन किसके, मेटल ऑक्साइड्स, जो दोनों तरीके से बिहेव करते हैं, यानी कि कभी एसिड कभी बेस, तो उसको क्या बोलते हैं, एम्फोथेरिक ऑक्साइड। एग्जाम्पल जो है वो याद कर लेना, ठीक है, एग्जाम्पल पूछा जाता है। चलो अभी आगे देखते हैं, मेटल का हमने जलाने के बाद क्या होता है वो हमने देख लिया। अब हम देखेंगे कि मेटल का ऑक्साइड जो है उसको, मेटल या फिर मेटल का ऑक्साइड्स को पानी में घोलो तो क्या होता है ना। तो मेटल ऑक्साइड जो है आर इनसॉल्युबल इन वाटर, बट सम ऑफ दिस डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एल्कालीज। मैंने एल्काली का डेफिनेशन बताया था शायद, कि वो ऑक्साइड्स, बेसिक ऑक्साइड जो पानी में डिजॉल्व होता है ना। अब क्योंकि मेटल ऑक्साइड्स क्या है, मेटल ऑक्साइड खुद एक बेस है ना। तो यानी कि वो जो बेस है जो डिजॉल्व होता है इन वाटर, उनको क्या बोलते हैं, एल्काली, है ना। दो एग्जाम्पल है, सोडियम ऑक्साइड और फिर पोटाशियम ऑक्साइड, है ना। अब देखो सेम रिएक्शन कैन नॉट बी अचीव बाय कॉपर ऑक्साइड, है ना। कॉपर ऑक्साइड के साथ तुम डाल दो पानी में, है ना, कॉपर ऑक्साइड कुछ नहीं करने वाला, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड जो है ना सॉल्युबल इन वाटर नहीं है। इसलिए मैंने बोला था बस सम ऑफ दिस डिजॉल्व इन वाटर, सब नहीं कुछ, है ना। तो यानी कि कॉपर ऑक्साइड जो है वो एल्काली नहीं बन सकता, वो बेस जरूर है लेकिन वो एल्काली नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड पानी में डिजॉल्व नहीं होता, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, रिएक्शंस ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन, है ना। हाँ, अब मेटल का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन जो है वो हम देखते हैं यहाँ पे कि मतलब किस रेट पे किसका किसके साथ होगा। यानी कि सब चले, हमने देखा था कि मेटल का ऑक्साइड देता है, लेकिन देखो यहाँ पे सब नहीं देगा, कौन कौन सा नहीं देगा वो देखते हैं, है ना। देखो मोस्ट मेटल्स, है ना, रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्सीजन, मेटल्स डू नॉट रिएक्ट ऑक्सीजन एट द सेम रेट। यानी कि इसका कहने का क्या मतलब है कि सब एक ही स्पीड से रिएक्ट नहीं करता, है ना। कुछ बहुत जल्दी करता है, कुछ करता ही नहीं है, कुछ स्लोली करता है। जैसे पोटाशियम एंड सोडियम, है ना, रिएक्ट्स सो विग्रसली दैट दे कैच फायर इफ केप्ट इन द ओपन, है ना। इसलिए क्या करता है, सोडियम पोटाशियम को ना ऐसे केरोसिन के अंदर डाला जाता था कि उसको हवा वगैरह ना मिले ढंग से, है ना। तो इसलिए शो दे आर केप इमर्स इन केरोसिन, है ना, बहुत भयंकर जलता है। एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर द मेटल सच एज मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड आर कवर्ड विथ थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड। देखो इसलिए हमने चैप्टर नंबर 1 में याद है हमने क्या किया था, हमने मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, है ना, इसको MgO बनाया था, है ना। तो इस रिएक्शन में हमने स्टार्टिंग में मैग्नीशियम को हमने
साफ़ किया था, है कि नहीं? सैंड पेपर से हमने सैंडिंग किया था, क्योंकि हम इसके सरफेस में मैग्नीशियम ऑक्साइड लगा हुआ था। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड कहाँ से आया? हमने जलाया तो नहीं था, वो एक्चुअली में क्या हुआ था कि वो स्लोली क्या होता है, वो नॉर्मल टेम्परेचर में भी मैग्नीशियम ऑक्साइड बन सकता है, लेकिन टाइम लगता है ना? जला दोगे तो देखो, जलाने पे क्या होता है ना, उसको एनर्जी मिल जाता है, लेकिन नॉर्मली भी वो कर पाता है। थर्ड पॉइंट, आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग बट आयरन फाइलिंग्स, यानी कि आयरन फाइलिंग्स क्या होता है? पाउडर आयरन, ठीक है? जैसे आयरन को घिसने के बाद पाउडर निकलता है ना, अगर तुम जलते हुए आग में स्प्रिंकल कर दो, यानी डाल दो ना, तो वो जल जाता है ना? तो क्या है, आयरन नॉर्मली नहीं जलता, लेकिन आयरन के जो पाउडर्स है वो ज़रूर जलता है। कॉपर का क्या है कि कॉपर का फाइलिंग वगैरह भी नहीं जलता, लेकिन कॉपर को अगर बहुत देर तक अगर तुम, है ना, कॉपर डज नॉट बर्न बट द हॉट मेटल इज कोटेड विद ब्लैक, हाँ जलता नहीं है, लेकिन उसको बहुत देर जलाओगे ना तो उसका सरफेस जो है वो, हाँ, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर 2 ऑक्साइड, यानी कि Cu2+, है ना, ये बन जाता है। और सिल्वर एंड गोल्ड तो आग के साथ वो क्या करता है, रिएक्ट करता ही नहीं है, बहुत ज़्यादा स्टेबल है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, बीच में एनोडाइजिंग का एक कॉन्सेप्ट आ गया है, ये हम देख लेते हैं, है ना? एनोडाइजिंग एक्चुअली में क्या होता है कि एनोडाइजिंग जो है इस प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ थिक ऑक्साइड लेयर, है ना? अब ऑक्साइड लेयर हमें क्यों बनाना होता है? क्योंकि जैसे देखना एल्यूमिनियम है ना, एल्यूमिनियम जो है वो क्या करता है, अगर उसको नॉर्मली रख दोगे ना तो ऑक्साइड बन जाता है। लेकिन एल्यूमिनियम का ऑक्साइड अगर तुमने किसी भी चीज़ को जल्दी-जल्दी बना दिया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, है ना? तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया ना, अब वो क्या हो जाएगा, Al2O3 होता है, सॉरी, Al2O3 होता है। ये काफ़ी स्टेबल है, ठीक है? काफ़ी स्टेबल होता है ये। अब ना ये, और इसको, जैसे ही एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया, इसको, ये स्टेबल हो गया, और स्टेबल होते ही वो क्या करेगा, वो और क्या करने नहीं करने देगा, वो चीज़ों को ख़राब होने नहीं देगा। लेकिन देखो, यही प्रॉब्लम हमारे आयरन के साथ था। अगर आयरन का ऑक्साइड बन गया ना, Fe2O3, तो आयरन ऑक्साइड में प्रॉब्लम पता है क्या है? आयरन ऑक्साइड जो है ना, ये इतना स्टेबल नहीं है, ठीक है? तो क्या होता है कि इसमें जैसे ही बना ना, तो इसमें ना आयरन ऑक्साइड जैसे पपड़ी बन जाता है ना, ऐसे होल जाता है, इसमें पानी और घुसता है, अंदर पानी जाता है और ज़्यादा आयरन को ख़राब कर देता है। लेकिन एल्यूमीनियम के केस में क्या होता है, जैसे ही एक बार एल्यूमीनियम ऑक्साइड बना, है ना, ये पूरा सील टाइट हो गया और अंदर नहीं जा सकता ये, ठीक है? तो इसलिए एनोडाइजिंग हम ज़बरदस्ती किसी एलिमेंट्स का करा देते हैं। और कैसे कराते हैं? एल एल एनोडाइजिंग जो है, हम लोग क्या करते हैं, उसके इलेक्ट्रोलाइसिस की मदद से हम लोग क्या करते हैं बेसिकली, देखो, एक उसमें, है ना, एक बड़ा-सा ऐसे टब में, है ना, हम लोग एक एनोड और कैथोड लेंगे, ठीक है? एनोड और कैथोड लेंगे। फिर एक तरफ जो है हमें, जो एनोड है उसी में हम लोग क्या करेंगे, एनोड में हम लोग क्या करेंगे, उस मेटल को चिपका देंगे। उस मेटल को उस एनोड में लेंगे, ठीक है? और फिर इसके बाद हम लोग सॉल्यूशन क्या लेंगे, H2SO4, ठीक है? अब जैसे-जैसे, और इस साइड में क्या लेंगे, एक्चुअली इस साइड में हमें कुछ लेने की ज़रूरत नहीं, लेकिन हाँ, प्लैटिनम वगैरह कुछ ले सकते हो अगर लेने का मन है तो कैथोड में, है ना? और जैसे ही अगर हमने इसमें करंट चलाया है कि नहीं, कैथोड और एनोड में, है ना? तो याद रखना, एनोड जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है ना? पॉजिटिव टर्मिनल होता है, और कैथोड जो है नेगेटिव टर्मिनल होता है। जैसे यहाँ पे करंट पास किया, देखो, जो पानी से, जो यहाँ पे पानी और H2SO4 का है ना, ये H2SO4 सॉल्यूशन है ना, तो सॉरी, H2O है ना, तो H2O जो है ना वो टूट जाता है, टूट के ऑक्सीजन बनता है। ऑक्सीजन बनते ही ये एल्यूमिनियम के जो लेयर्स में चिपक जाता है ना, और यहाँ से क्या करता है, एनोड साइड में जो एल्यूमिनियम लगा हुआ है ना, क्योंकि ये पॉजिटिव साइड में है ना, तो ये क्या करता है, ये भी Al एल्यूमिनियम 3+ बन जाता है, और जो हमारे जो सॉल्यूशन जो निकला हुआ ऑक्सीजन है, इसके बाद एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन के ये लेयर में चिपक जाता है, ठीक है? देखो, इसमें मैं इतना डिटेल्स में मैं एनोडाइजिंग के बारे में नहीं समझा सकता, क्योंकि ये वन शॉट है ना? तो यही प्रोसेस है। तो याद क्या करना है कि एनोडाइजिंग में हमें मेटल के जो लेयर्स हैं, उनमें ऑक्साइड लेयर चढ़ा देता है। अब देखो, सब ऑक्साइड लेयर नहीं चढ़ा सकता, बल्कि जो जो एल्यूमिनियम, जो मेटल जिनके ऑक्साइड स्टेबल है ना? आयरन का नहीं कर सकता, क्योंकि आयरन ऑक्साइड स्टेबल नहीं है, एल्यूमिनियम का कर सकते हो, है ना? तो देखो, एनोड में कौन-सा लगाना है, एनोड में वही एल्यूमीनियम को ही लगाना है। ड्यूरिंग एनोडाइजिंग, है ना, ड्यूरिंग एनोडाइजिंग, ए क्लीन मेटल इज टेकन एंड मेड द एनोड एंड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड विद सल्फ्यूरिक एसिड। द ऑक्सीजन रिलीज इन द एनोड इज ऑक्सीडाइज द मेटल। द एनोडाइज्ड लेयर इज पोरस एंड कैन बी डाइड इजीली। देखो, जैसे लेयर बन जाता है, उसमें छेद होता है, ठीक है? अब छेद क्यों आता है? चलिए, एसिड की वजह से आता है, और उसमें हम लोग रंग भी मार सकता है। चलो,
ठीक है, इतना मतलब इन इन डेप्थ अभी मतलब इसको नहीं समझने से भी होगा। बस याद रखना कि एनोडाइज़िंग में होता क्या है, एनोडाइज़िंग में हमें मतलब ऑक्साइड बनाना होता है। किसका ऑक्साइड? एल्यूमीनियम का, ठीक है? और उस प्रोसेस में जो इलेक्ट्रोलाइसिस है उसमें एनोड जो है वो एल्यूमीनियम ही होता है, जो मेटल खुद है वही होता है, ठीक है? चलो, इतना समझने से हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब मेटल का पानी के साथ, हमने मेटल का ऑक्सीजन के साथ देख लिया बहुत सारा, है ना? अब मेटल का पानी के साथ देखते हैं, है ना? तो मेटल रिएक्ट्स विद वाटर एंड प्रोड्यूस ए मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, है ना? मेटल जो है वो पानी से रिएक्ट करके क्या बनता है? मेटल ऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस देता है, ठीक है? इस केस में भी क्या होता है? हाइड्रोजन गैस दे रहा है, याद रखना। तो मेटल प्लस वाटर, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, है ना? तो इसमें भी मेटल प्लस एसिड में भी था, याद है? और यहाँ पे मेटल प्लस वाटर में भी था। उस केस में कुछ सॉल्ट वगैरह भी बन रहा था, यहाँ पे मेटल ऑक्साइड बन रहा है। लेकिन देखो, जैसे कि हमने बोला था कि मेटल ऑक्साइड जो है वो कुछ-कुछ सोल्यूबल इन वाटर हो सकता है ना? जैसे कॉपर ऑक्साइड सोल्यूबल नहीं है, लेकिन सोडियम ऑक्साइड था या फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो वो क्या करता है, वो पानी के साथ और भी रिएक्ट करके वो क्या होता है, मेटल हाइड्रोक्साइड बन जाता है ना? तो देखना यहाँ पे, मेटल ऑक्साइड्स दैट आर सोल्यूबल इन वाटर डिसॉल्व्स इन इट फर्दर फॉर्मिंग मेटल हाइड्रोक्साइड। अगर डिसॉल्व नहीं हुआ तो मेटल ऑक्साइड बनेगा, लेकिन डिसॉल्व हुआ तो मेटल हाइड्रोक्साइड में रुकेगा वो। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेते हैं, जैसे कि पोटाशियम का देखो, पोटाशियम हाइड्रोक्स है ना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड जो है वो पानी में सोल्यूबल है, तो वो जाके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना, है ना? सोडियम जो है वो वाटर से रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड क्यों बना? क्योंकि सोडियम ऑक्साइड जो है वो पानी में सोल्यूबल है ना? और ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक भी है, याद रखना। दिस रिएक्शन सो वायलेंट एक्सोथर्मिक दैट दैट द इवॉल्व हाइड्रोजन इमीडिएटली कैचेस फायर, है ना? तो इसलिए मेटल, याद है ना, वो सोडियम वगैरह पानी में फेंकने का बहुत सारे यूट्यूब में एक्सपेरिमेंट्स होगा, देख लेना, जहाँ पे सोडियम जो है वो लोग पानी में फेंक देता है ना, फिर वो आग लग जाता है उसमें। अब आगे देखते हैं, द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद वाटर इज लेस वायलेंट, द हीट इवॉल्व इज नॉट सफिशिएंट फॉर द हाइड्रोजन टू कैच फायर। यानी कि ये रिएक्शन जो है वो थोड़ा कम वायलेंट है, तो वो ज़्यादा हीट नहीं देता है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन में आग नहीं लगता। अब जब हाइड्रोजन में आग नहीं लगता तो वो हाइड्रोजन क्या करता है पता है? ये इसी जो कैल्शियम जो जिसमें रिएक्ट हो रहा है ना, तो उसको उठा देता है थोड़ा-थोड़ा। तो कैल्शियम जो है रिएक्शन के दौरान तैरता रहता है, क्योंकि नीचे से उसका हाइड्रोजन निकल रहा होता है। तो वही केस मैग्नीशियम जो है वो नॉर्मल वाटर में रिएक्ट तो नहीं करता, लेकिन हाँ, मैग्नीशियम जो है वो गर्म पानी में ज़रूर रिएक्ट करता है पानी के साथ। अच्छा, ये वाला जो कैल्शियम का जो प्रोसेस है ना, ये हम लोग के दादाजी लोग भी करते थे। इसमें चूना है ना, कैल्शियम है ना, फिर कैल्शियम ऑक्साइड लाते थे वो, वैसे कैल्शियम ऑक्साइड में पानी डालता था। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड बनने के बाद वो क्या हो रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तक बन रहा है कि नहीं? मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद हॉट वाटर ओनली। मैग्नीशियम, कैल्शियम ठंडा पानी में होता है, पोटेशियम वगैरह तो होता है लेकिन ज़्यादा वायलेंटली होता है। लेकिन मैग्नीशियम गर्म पानी में रिएक्शन करता है और वो क्या बनता है, वो भी मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, ठीक है? अब आगे चल के देखते हैं मेटल वगैरह का। देखो, ये जो मेटल जो है ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड में ही रुक जाता है, क्योंकि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड नहीं बन पाता है ये। ठीक वही आयरन का भी देखो, आयरन ऑक्साइड में रुक गया, क्योंकि आयरन का हाइड्रोक्साइड नहीं बन पाता, क्योंकि आयरन ऑक्साइड जो है वो वाटर क्या है, वाटर सोल्यूबल नहीं है। और कुछ एलिमेंट जैसे लेड, कॉपर, सिल्वर तो पानी के साथ रिएक्ट करता भी नहीं है, ठीक है? तो इसको एक ऑर्डर की तरह याद कर सकते हो। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव पोटाशियम है ना, और पोटाशियम, सोडियम है ना, फिर उसके बाद आता है कैल्शियम, है ना, फिर उसके बाद आता है मैग्नीशियम, फिर उसके बाद आता है एल्यूमिनियम, और फिर ये एल्यूमिनियम आयरन, ठीक है? एल्यूमिनियम आयरन के केस में देखो, जिंक वगैरह के केस में देखो, ये गर्म पानी के साथ भी नहीं, बल्कि ये तो स्टीम के साथ ही रिएक्ट करता है, यानी कि गर्म पानी में उसको स्टीम करना पड़ेगा, ठीक है? तो पोटाशियम देखो, पोटाशियम है ना बहुत ज़्यादा वायलेंटली नॉर्मल वाटर के साथ, कैल्शियम भी कम वायलेंट नॉर्मल वाटर के साथ, मैग्नीशियम गर्म पानी, और आयरन और एल्यूमिनियम आयरन, फिर जिंक वगैरह तो गर्म पानी, है ना, गर्म पानी नहीं, सॉरी, क्या नाम है, स्टीम। लेकिन मेटल ये सब सिल्वर वगैरह जो है वो तो स्टीम के साथ क्या, पानी के साथ क्या, किसी के साथ रिएक्ट ही नहीं करता, पानी का कुछ भी, स्टीम हो पानी हो, है ना? ठीक है। तो यहाँ पे जो हाइड्रोक्साइड बन रहा है तो वो सोलुबल है, और जहाँ जहाँ हाइड्रोक्साइड नहीं बन रहा है वो क्या है, सोलुबल नहीं है। जैसे ये केस में क्या है, हाइड्रोक्साइड बन रहा है तो सोलुबल है, ये केस में हाइड्रोक्साइड नहीं बन रहा है तो ये सोलुबल नहीं है। चलो आगे चल के देखते हैं, मेटल प्लस एसिड, है ना, ये तो हमने देखा हुआ चैप्टर नंबर 1 में भी, कि जब मेटल और एसिड रिएक्ट करता है तो एक हाइड्रोजन गैस और फिर सॉल्ट निकलता है, ठीक है?
अब देखो इसमें जो ऑर्डर है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मैग्नीशियम वगैरह होता है, फिर एल्यूमिनियम, फिर ज़िंक, फ्लोरीन, है ना? तो ये बुक में दिया हुआ है तो इसको थोड़ा याद कर लेना, एल्यूमिनियम, ज़िंक, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ज़िंक एंड आयरन। ठीक है? ज़्यादा देखना जो ज़िंक, आयरन है ना, ये सब लास्ट में ही रहता है हमेशा हर चीज़ में। और कॉपर तो रिएक्ट करता भी नहीं है वो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। ठीक है? कौन रिएक्ट नहीं करता ये याद रखना है ना? अब देखते हैं, क्योंकि सब एसिड जो है वो हाइड्रोजन गैस नहीं देता है। कौन सा नहीं देता है? नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड जो है हाइड्रोजन नहीं देता है, क्योंकि नाइट्रिक एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। देखो स्ट्रॉन्ग एसिड की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग एसिड डजंट इम्प्लाई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग, ये कन्फ्यूजन मत लाना, है ना? देखोगे तो एक्चुअली हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है नाइट्रिक एसिड से। तो नाइट्रिक एसिड जो है वो क्या कहता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो रिएक्शन में हाइड्रोजन निकला भी ना तो वो क्या करता है, नाइट्रिक एसिड उसको ऑक्सीडाइज कर देता है, और पानी, हाइड्रोजन का ऑक्साइड मतलब क्या, पानी होता है ना, पानी बना देता है। देखो इट इज़ बिकॉज HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एसिड ऑक्सीडाइजेस द हाइड्रोजन प्रोड्यूस टू वाटर एंड itself gets reduced to any of the nitrogen oxide, है ना? लेकिन इसमें भी देखो एक्सेप्शन के ऊपर एक्सेप्शन है अभी देखो, लेकिन इसमें भी एक मतलब ट्रिक है कि अगर तुमने मेटल जो है मैंगनीज या फिर मैग्नीशियम लिया और नाइट्रिक एसिड को बहुत ज़्यादा डाइल्यूट कर दिया ना, तब जाके थोड़ा थोड़ा हाइड्रोजन गैस निकलता है ना? तो ये बात याद रखना तुम कि मतलब देखो डाइल्यूट एसिड और मेटल हाइड्रोजन देता है लेकिन नाइट्रिक एसिड के साथ नहीं देता है। लेकिन नाइट्रिक एसिड भी कब देगा, लेकिन जब तुम मेटल मैंगनीज या फिर मैग्नीशियम लोगे और फिर नाइट्रिक एसिड को बहुत ज़्यादा डाइल्यूट कर दोगे, तब जाके थोड़ा बहुत क्या है, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। चलो अब आगे चलते हैं एक्वारेजिया के बारे में। बस थोड़ा सा पॉइंट है, ये 12 में तुम लोग एक्वारेजिया बनाना सीखोगे। एक्वारेजिया इज अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड, देखो पहले ही वर्ड तो क्या है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड, यानी कि तुम एक्वारेजिया बना के स्टोर नहीं कर सकते, है ना? स्टोर करोगे तो उसका पावर खत्म हो जाएगा, तो उसे जब भी चाहिए बनाना पड़ता है। और कैसे बनाओगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लो और कंसनट्रेटेड एसिड लो और उसको मिक्स करो, नाइट्रिक एसिड लो, दोनों का कंसनट्रेशन है, कंसनट्रेटेड एसिड, ठीक है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड कितना में लेना है, जैसे मान लो 3:1। अब 3:1 मतलब ये है कि अगर तुमने HCl अगर 3 लीटर लिया तो तुम नाइट्रिक एसिड है ना HNO3 तुम लोगे 1 लीटर और तुम बनाओगे एक 4 लीटर, है ना? 4 यानी कि 4 लीटर के सॉल्यूशन में 3 लीटर जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा और 1 लीटर जो है वो क्या होगा, नाइट्रिक एसिड होगा। और इसी को हम लोग कहेंगे एक्वारेजिया, और दोनों क्या है, कंसनट्रेटेड, यानी कि बिना पानी बिना मिला हुआ। ठीक है? अब देखो ये एकमात्र ऐसा रिएजेंट है जो क्या कर सकता है, वो गोल्ड को डिसॉल्व कर सकता है, गोल्ड और प्लेटिनम को। एकमात्र नहीं, सॉरी, देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड नहीं कर सकता गोल्ड को डिसॉल्व, ठीक है? लेकिन इनका जो एक्वारेजिया जो है, इनसे जो बना हुआ एक्वारेजिया जो है, ये क्या करता है, गोल्ड और प्लेटिनम को डिसॉल्व कर सकता है। तो ये यानी कि बहुत खतरनाक क्या है, एसिड है, जो जो सिल्वर, गोल्ड वगैरह जो इतना जो नॉन रिएक्टिव मेटल्स है ना, तो ये सब भी क्या करता है, पिघल जाता है। ठीक है? अभी देखते हैं मेटल का, जो हमने चैप्टर नंबर 1 में जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा था, है ना? उस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का रीज़न क्या है और क्यों होता है? देखो इस टेबल को ध्यान से पढ़ो। इस टेबल में क्या लिखा हुआ है, देखो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स अगर देखोगे तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, है ना? फिर मैग्नीशियम एलिमेंट, देखो इस ऑर्डर में जाता है, यानी कि ये जो सबसे ऊपर है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है और गोल्ड जो नीचे है सबसे कम रिएक्टिव, यानी कि देखो इस ऑर्डर में कमता हुआ आ रहा है। तो हमने जो चैप्टर नंबर 1 में जो किया था वो आयरन और कॉपर सल्फेट का था। तो देखो आयरन आयरन जो है देखो यहाँ पे है, कहाँ पे है आयरन हमारा? आयरन जो है यहाँ पे है और हमारा कॉपर जो है देखो यहाँ पे है। तो इस ऑर्डर में देखो आयरन का जो लेवल है वो ऊपर है और कॉपर का लेवल जो है वो नीचे है। यानी कि अगर आयरन आया और कॉपर का कोई सॉल्ट मिला उसको, है ना? तो वो क्या करता है, कॉपर को हटा देगा, क्योंकि ये आयरन जो है ऊपर पोजीशन में है। ठीक है? तो ऐसे मान के चलो कि ये कॉपर सल्फेट जो है, ऐसे कोई सीट है इसका, तो यहाँ पे सॉरी जैसे मान के चलो कि सल्फेट जो है ऐसा सीट है ना, SO4, है ना? तो यहाँ पे कॉपर बैठा हुआ है। तो जैसे देखना, अब आयरन जो है उसका हायर ऑफिसर रैंकिंग है, तो आयरन आते ही क्या करेगा, कॉपर खड़ा होकर निकल जाएगा और अभी आयरन बैठेगा, Fe की, है ना? आयरन बैठेगा, है कि नहीं? तो आयरन FeSO4 बन जाएगा। तो वही रिएक्शन है, लेकिन वही चीज़ अगर उल्टा होगा कि मतलब ऑलरेडी आयरन बैठा हुआ है ना, ऑलरेडी आयरन बैठा हुआ है, अब उससे छोटा रैंकिंग ऑफिसर जैसे कॉपर आया, तो ज़रूरी नहीं है कि आयरन को उठना ही पड़े, है ना? तो इसलिए रिएक्शन यहाँ पे नहीं होता है। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, और ये रिएक्शन क्यों होता है, क्योंकि अगर ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट आया और कम रिएक्टिव था, तो वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कम रिएक्टिव को हटा देगा, है ना? तो यही फंडा है इसका।
एग्जाम्पल है। और इसमें जो कलर जो है चेंज होने वाला याद है, कॉपर सल्फेट जो है FeSO4 बनते ही धीरे धीरे उसका जो ब्लूइश ग्रीन कलर था वो चला जाता है ना। यही रिएक्शन था इसका, चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा है। चलो अभी देखते हैं 2 टाइप्स ऑफ केमिकल कंपाउंड्स विल डिस्कस। एक है आयनिक कंपाउंड, एक है कोवलेंट कंपाउंड। कोवलेंट कंपाउंड चैप्टर नंबर 4 में इन डिटेल्स पढ़ेंगे। आयनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं। द कंपाउंड्स फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, फ्रॉम ए मेटल टू ए नॉन मेटल। देखो ये हमेशा ये ज़रूरी नहीं है कि मेटल टू नॉन मेटल हो, एक्चुअली बहुत सारा कंडीशंस होता है, लेकिन हाँ ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होना ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे NaCl H2SO4 HCl, है ना। तो बेसिकली इसका जो कहानी जो है मैं वो दिखाता हूँ यहाँ पे। देखो Na का अगर हम पीरियडिक टेबल में नंबर देखें तो ये 11 होता है ना, और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो क्या होता है 281 होता है। और अगर Cl की बात करूँ तो देखो Cl जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है 2,8,7। ठीक है। अभी देखो सोडियम जो है, देखो हर एलिमेंट को देखो क्या करना, एक ऑक्टेट बनने का बड़ा शौक होता है। तो वो क्या करता है सोडियम जो है वो कहता है कि भाई मैं तो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा हूँ। अब ये लूज़ कब करेगा, जब इसके पास ऑलरेडी कोई है जो ले सकता है ना, तो ये लूज़ कर देगा। क्लोरीन बोलेगा कि भाई मतलब देखो अगर एक मिल जाए तो मतलब मुझे भी मज़ा आ जाएगा, तो फिर वो एक ले लेता है इलेक्ट्रॉन, है ना, और 7 जो है वो 8 हो जाता है। और क्योंकि अभी सोडियम से देखो सोडियम से एक चला गया तो 288 हो गया, है ना। अब ये एक आ गया यहाँ पे आ गया साथ में, तो देखो 288 हो गया। अब देखो दोनों के पास देखो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 8 इलेक्ट्रॉन्स है। तो यानी कि हमारे साथ क्या हुआ कि सोडियम को एक इलेक्ट्रॉन चला गया, यानी कि सोडियम का Na प्लस बना, और क्लोरीन का के पास क्योंकि उसको एक इलेक्ट्रॉन मिला है तो माइनस बना। अब देखो ये Na प्लस है और Cl माइनस है, तो क्या बन गया NaCl। ठीक है, इसी को हम कहेंगे सोडियम क्लोराइड, और इसी को कहेंगे आयनिक रिएक्शन। लेकिन अगर हम मैग्नीशियम की बात करें तो Mg जो है वो +2 बनता है, +2 बनता है, और अगर Cl जो है वो -1 बनता है। अब देखो यहाँ प्रॉब्लम ये है कि देखो एक मैग्नीशियम जो है देखो Mg2+, देखो Mg2+, है ना। तो ये बना कैसे मैं वो भी दिखा देता हूँ। Mg के केस में क्या होता है, देखो Mg के पास ना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 282, है ना, 282। अब देखो क्लोरीन के पास जो होता है वो 287 होता है ना। क्लोरीन मैग्नीशियम बोलता है कि भाई मैं तो 2 दे रहा हूँ, है ना, कौन-कौन सा, ये 2 इलेक्ट्रॉन दे दूँगा तो बड़ा मज़ा आ जाएगा। 6 नहीं ले सकता, 6 लेना ज़्यादा मुश्किल है इसके लिए, तो 2 ही दे देगा वो। क्लोरीन बोलेगा भाई मैं तो 1 ही ले सकता हूँ, है ना। जब मैं 1 ले सकता हूँ तो मैग्नीशियम बोलेगा भाई तू एक काम कर, तू एक और क्लोरीन को बुला, है ना। ये क्लोरीन बोला कि भाई मुझे भी 1 चाहिए, है ना। तो जैसे ही ये कहेगा तो मैग्नीशियम जो है वो अपना 2 इलेक्ट्रॉन में से 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देगा, एक दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देगा, और उसी तरह से क्या बन जाएगा Mg2+ बनेगा। और यहाँ पे क्योंकि हर एक क्लोरीन को एक एक मिला है तो Cl है ना। तो इसीलिए मैग्नीशियम के पास 2 क्लोरीन होता है, MgCl2 कहते हैं इसीलिए, और NaCl के पास 2 ही, एक ही होता है क्लोरीन, है ना। चलो ये है, आगे चल के इलेक्ट्रॉन डॉट पिक्चर जो है बहुत बहुत सारे, जैसे NaCl का बनाना सीख लो, है ना, MgCl2 का बनाना सीख लो, है ना, और भी है वो याद कर लो, है ना। एग्जाम में कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम तो आ ही जाता है। चलो अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड देखते हैं। अब क्योंकि हमें एक इसका कंपाउंड्स मिला है तो हम इसका कुछ प्रॉपर्टीज़ भी देख लेते हैं, है ना। पहले देखते हैं इसका फिजिकल नेचर, है ना। तो इट इज़ सॉलिड हार्ड एंड जनरली ब्रिटल। अब ब्रिटल क्या है, जैसे आईना, है ना, आईना क्या है, हार्ड तो है लेकिन वो ब्रिटल है, मारते ही टूट जाता है। जैसे आयरन, आयरन हार्ड है लेकिन आयरन क्या है, ब्रिटल नहीं है। क्यों, कि उसको तोड़ने पे वो टूटता नहीं है ना। तो जो चीज़ ब्रिटल होता है वो तोड़ने पे टूट जाना चाहिए, ठीक है। देखो आयनिक कंपाउंड्स हैव ए हाई मेल्टिंग पॉइंट। देखो क्योंकि ना मतलब जब भी कोई आयनिक कंपाउंड बनता है तो इसमें क्या होता है, चार्ज का इन्वॉल्वमेंट होता है, कि पॉजिटिव चार्ज का, नेगेटिव चार्ज का अट्रैक्शन। और नेचर में ना ये जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का अट्रैक्शन है वो वन ऑफ द वेरी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शंस होता है। मतलब जैसे प्लस और माइनस का जो अट्रैक्शन होता है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है नेचर में, ठीक है। तो क्योंकि अभी प्लस माइनस का यही चीज़, एक्चुअली प्लस माइनस का जो अट्रैक्शन ही एक्चुअली क्या करता है, नेचर को स्टेबल करता है। जैसे एटम्स बनता है इन्हीं की वजह से बनता है। तो क्योंकि अब इन्हीं की वजह से ये बन रहा है और इंटर प्लस माइनस का अट्रैक्शन है, तो ये जो है इसका जो इसको तोड़ने में या फिर इस बॉन्ड को तोड़ने में या फिर इन सब में बहुत मुश्किल होगा। तो इसी वजह से इन सब का हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है ना। ये हार्ड भी इसी वजह से होता है ना। अब देखो क्योंकि ये जो है हाँ ये सब इसी वजह से होता है, ठीक है। और क्योंकि आयनिक कंपाउंड जो है क्योंकि आयन से बना हुआ है, यानी कि आयन क्या होता है, जो चार्ज पार्टिकल्स इसी से बना होता है ना। तो इसको या तो तुम इसको पिघला दो, है ना, मेल्ट कर दो, है ना, मेल्ट कर दो, या तो इसको तुम क्या करो पानी में, है ना, इन वाटर डाल दो, है ना।
जिसको बोलते हैं सॉल्यूशन बोलते हैं ना जिसको। तो मेल्ट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, जिससे NaCl जो है ना वो फिर से Na+ और Cl- में टूट जाएगा, और पानी में भी डालोगे तो Na+ और Cl- वो बन जाएगा। अब इसी की वजह से क्या होता है, देखो आयनिक कंपाउंड्स यहाँ पे क्या बोला गया है, देखो आयनिक कंपाउंड्स जनरली सोलुबल इन वाटर एंड इनसोलुबल इन, अच्छा ये सोलबिलिटी की बात कर रहा है कि यानी कि पानी वगैरह में घुलेगा, लेकिन जैसे पेट्रोल वगैरह में है ना, इनसोलुबल इन सॉल्वेंट सच एज केरोसिन पेट्रोल वगैरह में घुलेगा नहीं। अब क्योंकि ये चार्ज से बना हुआ है, देखो आयनिक कंपाउंड्स कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन स्टेट, पिघला हुआ स्टेट में क्यों कंडक्ट करेगा, क्योंकि मेल्ट होते ही ये देखो प्लस माइनस बन गया ना, अब प्लस माइनस करंट कैरी करेगा, है ना। और सॉल्यूशन स्टेट में यानी कि पानी मिला दोगे तो भी करंट कैरी करेगा, है ना। एक बात याद रखना, जो पानी में ना जो हमें करंट बोलते हैं ना भाई, पानी में करंट लगता है बोल के, वो इसलिए होता है क्योंकि पानी खुद ना करंट कैरी नहीं करता। करंट पानी में होता है हमारा ये मिनरल्स Na+, Cl- है ना, Mg+, है ना, K+, है ना, ये सब आयंस होता है, सॉल्ट होता है पानी में, इसी वजह से करंट कंडक्ट करता है। सॉरी, पानी कंडक्ट करता है करंट को, याद रखना। पानी ऐसे प्योर वाटर जो है ना, वो प्योर वाटर जो है ना, वो पानी कंडक्ट नहीं करता, याद रखना ये बात। देखो आयनिक कंपाउंड्स कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन स्टेट और इन सॉल्यूशन स्टेट, बट इट कैनॉट कंडक्ट इन सॉलिड स्टेट बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट फ्री टू मूव इन सॉलिड स्टेट, है ना, क्योंकि अब सॉलिड स्टेट में पानी इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करता, जैसे पिघला दोगे तो मूव कर सकता है ना इधर उधर। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब हम मेटल के एक्सट्रैक्शन की तरफ आ गए हैं, कि मेटल जो है जनरली अगर हम आर्ट से अगर निकालते, जनरल हम आर्ट से ही निकालते हैं मेटल्स को, है ना, खोद खोद के, है ना, क्वारी वगैरह नहीं होता है, जैसे उन्हीं सब से निकलता है। तो मेटल जो है वो उसको हम कुछ कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, है ना। तो मेटल जो है देखो, जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है ना, वो कभी भी नेचर में ऐसे नहीं मिलता कि भाई पोटाशियम मिला है मुझे ना, वो पोटाशियम के फॉर्म में नहीं मिलता है। वो जनरली मिलता है हमें पोटाशियम के ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बन किसी रिएक्ट वेक करके मिलता है ना। लेकिन गोल्ड वगैरह जो है ना, वो तो हमेशा ऐसे प्योर फॉर्म में ही मिल जाता है, गोल्ड गोल्ड की तरह मिलता है। सोडियम पोटाशियम वगैरह तो इतना रिएक्टिव है, वो कभी भी नेचर में तुमको कभी भी प्योर फॉर्म में मिलेगा भी नहीं, है ना। लेकिन जो कम रिएक्टिव है, जो रिएक्ट नहीं करना चाहता है, जैसे कौन कौन सा, गोल्ड, सिल्वर, है ना, वो जनरली क्या करता है, मतलब प्योर फॉर्म में मिलता है। इन सब से भी कॉपर तो कभी कभी इम्प्योर फॉर्म में मिलता है, लेकिन गोल्ड वगैरह तो हमेशा प्योर में ही मिलता है ना। हम्म। तो मैनी मेटल्स आर फाउंड इन ऑक्साइड स्टेट बिकॉज ऑक्सीजन इज़ वेरी रिएक्टिव एंड फाउंड एबेंडेंटली है, क्योंकि हमारे नेचर में ही ऑक्सीजन इतना ज़्यादा है, तो बहुत सारे मेटल्स अपने ऑक्साइड फॉर्म में ही मिलते हैं, यानी ऑक्सीजन मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, सोडियम ऑक्साइड, उसी फॉर्म में मिलते हैं। तो हम मेटल्स को ना जब हम निकालने वाले होंगे ना, तो हम उनको 3 कैटेगरीज़ में बाँट सकते हैं। मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी यानी कि जो कम रिएक्टिविटी है, मीडियम रिएक्टिविटी है, ज़्यादा रिएक्टिविटी है। कम रिएक्टिविटी में कौन-कौन सा है, जैसे गोल्ड वगैरह आ जाएगा, है ना। मीडियम रिएक्टिविटी में जैसे कॉपर, मैग्नीशियम, कैल्शियम आ जाएगा। हाई रिएक्टिविटी में पोटेशियम, सोडियम ये सब आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं, क्या होगा। सम मिनरल्स, है ना। अब मिनरल क्या होता है, मिनरल वो सब चीज़ें हैं जहाँ से हमें मेटल निकालने वाले, एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं, है ना। तो देखो सब मिनरल में ना बहुत ज़्यादा मेटल नहीं होता है। जैसे मान लो एक मेटल मिनरल तुमको मिला भाई, वहाँ पे तुमने 1000 रुपये का खर्चा किया और तुमको 2 रुपीज़ का, 2 रुपीज़ का तुमको आयरन मिला, है ना। तो भाई तो हमारा लॉस ही हो गया ना, 1000 रुपये लगाया मैंने उस मिनरल में से मेटल निकालने के लिए, फिर 2 रुपये का मेटल आयरन निकला, कोई फ़ायदा नहीं हुआ है कि नहीं। तो हमें तो ऐसा चाहिए कि भाई 1000 रुपये लगाए तो भाई कम से कम 2000 रुपये का, है ना, 2000 रुपये का आयरन निकलना चाहिए, है ना। तो जिन मिनरल्स है ना, जिन मिनरल्स में बहुत ज़्यादा आयरन वगैरह होता है, उन्हीं से तो निकाल पाओगे ना तुम। तो देखो फंडा ये है कि अगर जिस मिनरल में जिस मिनरल में बहुत ज़्यादा मात्रा में मेटल मिलता है ना, उसी को क्या बोलते हैं, ओर बोलते हैं, है ना, ओर बोलते हैं। यानी कि एक्चुअली ओर्स भी क्या, ये मिनरल ही है, लेकिन ये वो मिनरल है जिसमें बहुत ज़्यादा क्या होता है, मेटल मिलता है। तो देखो ऐसे बोलते हैं ना, ऑल मिनरल्स, है ना, ऑल ओर्स आर मिनरल्स, है ना, ऑल ओर्स आर मिनरल्स, है ना, सारे के सारे और क्या होता है, मिनरल ही तो होता है ना। लेकिन नॉट ऑल ओर्स आर, नॉट ऑल मिनरल्स आर ओर, है ना, नॉट ऑल मिनरल आर ओर्स। अब ये क्यों है, क्योंकि भाई देखो मैं उन्हीं मिनरल में से मतलब इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्ट कर पाऊंगा ना, जहाँ से मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें मिलेगा, है ना। तो अगर वो मिनरल वो खुद और नहीं हुआ तो, है ना, क्योंकि भाई इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्ट करना भी तो ज़रूरी है ना मुझे। फिर पता चला कि 1000 रुपये लगाए, फिर 2000 रुपये 2 रुपये मिला, है ना। तो हमें तो हम यहाँ से क्या
क्वेश्चन क्या आएगा ये देख लो, है ना? कि पूछा जाएगा कि क्या सारे मिनरल और है? नहीं, नहीं, सारे मिनरल्स क्या है और नहीं है। जैसे कैसे याद करो, जैसे देखना सारा, है ना? जैसे इंडिया है ना, इंडिया है ना? जैसे मैं कहाँ रहता हूँ, आसाम में रहता हूँ, है ना? जैसे आसाम में रहता हूँ, तो क्या है, देखो मैं कह सकता हूँ कि देखो सारे सारे एसएमएस जो है ना वो इंडियन ही है ना? लेकिन मैं उल्टा नहीं कह सकता कि भाई सारे एसएमएस क्या इंडियन हो गया क्या? नहीं, नहीं, सारे इंडियन क्या एसएमएस हो गया? नहीं हो गया ना, उल्टा नहीं हो सकता ना। तो हाँ, सारे एसएमएस क्या है, इंडियन ही है, लेकिन सारे इंडियन भाई एसएमएस नहीं है ना? हुँ, उसी तरह से ये लॉजिक भी समझो कि ये मिनरल है ना? ये क्या है? मिनरल है ना? और ये छोटा-सा क्या है, और है। और ये और क्या है, ये वही मिनरल है जहाँ से हम मतलब मेटल्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ऑल मिनरल्स ऑल ओर्स आर मिनरल्स, है ना? ऑल ओर्स, सारे के सारे ओर्स क्या है? मिनरल ही तो है। लेकिन नॉट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स, है ना? जैसे आसाम, इंडिया वाला एग्ज़ाम्पल लेके कर लेना, ठीक है? अब देखो आगे क्या है? देखो, ore mined from the earth are usually contaminated with large amount of impurities such as soil, sand are called gang। तो पूछा जाता है कि गैंग क्या है ना? GANG नहीं, हाँ, JNGUA। तो वो गैंग क्या होता है? वो जो गंदगी होता है ना, जब खोद के जब हम मिनरल में से कुछ चीज़ें खोद के निकालते हैं, उसमें बहुत गंदगी होती है ना, सॉइल सैंड वगैरह, उन्हीं को गैंग करते हैं, गैंग बोलते हैं, और उनको निकालना पड़ता है ना? द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द गैंग प्रायर टू एक्सट्रैक्शन, यानी कि उसको रिफाइन करने से पहले ना, निकालने मेटल एक्सट्रैक्ट करने से पहले उन सब गंदगी को हटाना पड़ता है, और उसको बोलते हैं कंसंट्रेशन और एनरिचमेंट ओर्स। ठीक है? एनरिच मतलब रिच कर देना, है ना? चलो, अब आगे देखते हैं। व्हेन ओर्स आर हीटेड स्ट्रांगली इन द एक्सेस ऑफ एयर इज कॉल्ड रोस्टिंग। अगर ओर को अगर तुमने ऑक्सीजन की सप्लाई के साथ गर्म किया तो उसको बोलेंगे रोस्टिंग, है ना? कौन से ओर्स को रोस्ट करेंगे भाई? सल्फाइड ओर्स को सल्फाइड ओर्स आर हीटेड नहीं, सल्फाइड ओर्स आर रोस्टेड होना चाहिए, हीटेड नहीं, रोस्टेड, है ना? रोस्टिंग इज एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस। आगे देखेंगे इसका एग्जाम्पल क्या है, ठीक है? लेकिन अगर व्हेन ओर्स आर हीटेड इन लिमिटेड और नो सप्लाई और एब्सेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड कैल्सिनेशन, है ना? तो याद रखना रोस्टिंग, है ना? भाई रोस्टिंग में तगड़ा हमें ऑक्सीजन चाहिए, हमें रोस्टिंग में ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन कैल्सिनेशन में हमें नहीं चाहिए भाई। कैल्सिनेशन में हमें ऑक्सीजन, है ना, नहीं चाहिए होता है। और कैल्सिनेशन जो है वो क्या है, ये एक डिकम्पोजिशन प्रोसेस है। रोस्टिंग क्या है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ठीक है, आगे देखेंगे इसको, चिंता मत करो। चलो पहले देखते हैं मेटल्स इन द लो एक्टिविटी सीरीज। ठीक है, अब मेटल लो एक्टिविटी सीरीज जो है ना वो जनरली किस फॉर्म में रहता है? सल्फाइड फॉर्म्स में रहता है। ठीक है, पहला एग्जाम्पल मेटल्स का मार्क्यूरी। का जो ओर है उसका नाम है सिनाबार, है ना? इस एन ओर ऑफ मार्क्यूरी। अब जब इसको गर्म करते हो ना, पहले हमें क्या करना पड़ेगा? गर्म करना पड़ेगा। अभी देखो इसमें ऑक्सीजन है, यानी कि ये क्या है? रोस्टिंग है ना? रोस्टिंग में ऑक्सीजन होता है। तो क्या होता है कि मेटल जो है पहले ऑक्सीडाइज हो जाता है। देखो मेटल ऑक्सीडाइज होकर क्या बन गया? मर्क्यूरी ऑक्साइड बना और सल्फर डाइऑक्साइड बना। तो इसलिए मैं कह रहा था कि जो रोस्टिंग जो है, देखो यहाँ पे रोस्टिंग जो है ना, रोस्टिंग इज एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस। इसलिए मैं बोल रहा था कि ये रोस्टिंग है क्योंकि ऑक्सीजन दे के रखा है। तो ये क्या है? ये है हमारा ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ठीक है? हुँ। अब देखो ये सेकंड प्रोसेस जो है, देखना, अब इसका ऑक्साइड को जस्ट मैंने गरम किया है, गरम करके ये तोड़ दिया मैंने। अब ये है तुम्हारा कैल्सिनेशन, ठीक है? कैल्सिनेशन में क्या होता है? देखो मैंने यहाँ बोला तो है कि देखो क्या नाम है, कार्बोनेट ओर्स आर कैल्साइन बोल के, कार्बोनेट नहीं बल्कि ऑक्साइड को भी मतलब करते हैं, वैसे ऐसी बात नहीं है, ठीक है? तो बस तुम्हें ध्यान देना है कि भाई ऑक्सीजन इस्तेमाल हुआ है कि नहीं हुआ है। ऑक्सीजन अगर इस्तेमाल हुआ है तो रोस्टिंग है, ऑक्सीजन नहीं हुआ है तो वो क्या है? तो वो है कैल्सिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कैल्सिनेशन देखो, और मर्क्यूरी ऑक्साइड जो है वो टूटा टू थिंग्स में, मर्क्यूरी और ऑक्सीजन में, है ना? तो ये क्या है? ये है मेरा तुम्हारा क्या? कैल्सिनेशन। ठीक है, अब देखो आगे चल के देखो देखो कॉपर का भी वही चक्कर है। कॉपर सल्फेट को पहले ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज करो तो कॉपर ऑक्साइड बनेगा, है ना? और सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। लेकिन अभी इसमें प्रॉब्लम ये है कि कॉपर ऑक्साइड जो है ना वो काफ़ी स्टेबल है, और इसकी वजह से क्या होता है कि कॉपर ऑक्साइड को अकेले गर्म करोगे, है ना? कॉपर ऑक्साइड को अकेले गर्म करोगे, Cu2O नहीं होना चाहिए, CuO होना चाहिए, सॉरी इस बात के लिए, ये CuO होना चाहिए। तो कॉपर ऑक्साइड जो है ना? कॉपर ऑक्साइड को अकेले गर्म करोगे वो कॉपर नहीं बनेगा, तो हमें इसके लिए थोड़ा-सा एक रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया, कॉपर सल्फेट को ही हमने क्या कर दिया? रिड्यूसिंग एजेंट बना दिया।
ठीक है। तो कॉपर ऑक्साइड डज नॉट गेट रिड्यूस सिंस इज मोर स्टेबल देन HgO, है ना। देखो HgO में क्या था, हमें बस गर्म करते ही हो गया था, लेकिन कॉपर ऑक्साइड स्टेबल होता है ना। सो वी नीड द रिड्यूसिंग एजेंट एंड हियर Cu2 एक्ट्स एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसमें इसमें बस थोड़ा सा फ़र्क है, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड जो है ना, थोड़ा सा इसको वो रिड्यूस नहीं होता जल्दी, मतलब वो नहीं हो पाता एक्चुअली। ठीक है। हम्म। अब आगे चल के देखते हैं हमारा मेटल्स जो है इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। ठीक है, मेटल इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज क्या है, क्या कौन कौन सा आएगा, आयरन, लेड, कार्बोनेट, कॉपर, है ना। तो ये जो है दे आर यूजुअली प्रेजेंट इन द आर्ट इन द फॉर्म ऑफ सल्फाइड ओर्स एंड कार्बोनेट ओर्स। देखो जो लो एक्टिविटी था उसमें बस क्या था, लो एक्टिविटी में देखो क्या था, ज़्यादातर सल्फाइड ओर्स था। लेकिन जो मीडियम है उसमें सल्फाइड ही नहीं बल्कि कार्बोनेट ओर्स ही बनता है ना। तो इस तो इसीलिए हम लोग पहले क्या करते हैं, पहले हम हमेशा इसको पहले ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट कर, देखो इसमें भी हमने क्या किया था, ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट किया था, है कि नहीं। देखो इसमें भी हमने ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करके रखा है। तो ऑक्साइड फॉर्म में क्यों कन्वर्ट करता है, इट इज़ ईजियर टू एक्सट्रैक्ट मेटल्स इन देयर ऑक्साइड फॉर्म देन इन देयर कार्बोनेट और सल्फाइड। अभी देखो एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक, अगर जिंक जो है या तो सल्फाइड ओर्स में मिलेगा या तो कार्बन ओर्स में मिलेगा। सल्फाइड ओर्स में अगर मिला तो हम क्या करेंगे, हम उसको ऑक्सीजन के साथ रोस्टिंग करके जिंक ऑक्साइड बनाएंगे। लेकिन अगर हमें जिंक कार्बोनेट मिला, है ना, अगर कार्बन ओर्स मिला, तो यानी कि हम इसको ये करेंगे, पहले तो हम कैल्सिनेशन करेंगे जिसकी वजह से जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। ठीक है। तो देखो दोनों ही हमारा मेन एम ये था कि हम इसको ऑक्साइड ओर्स में कन्वर्ट करें। जैसे ही हमें ऑक्साइड ओर्स मिला, है ना, हम इसको दोबारा से वो नहीं कर सकते, क्या नाम है, हम इसको हीट कर नहीं कर सकते और इसको जिंक नहीं बना सकते, क्योंकि जिंक ऑक्साइड भी स्टेबल होता है। ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक रिड्यूसिंग एजेंट को लाना पड़ेगा, है ना। रिड्यूसिंग एजेंट को लाना पड़ेगा। और यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट किसका काम कौन है, यहाँ पे कार्बन है। ठीक है। तो रिमेंबर इन कैल्सिनेशन यू कैन नॉट यूज रिड्यूसिंग एजेंट, द सब्सटेंस हैज़ टू अंडरगो थर्मल डिकम्पोजिशन। तो यानी कि ये देखो, ये हमारा क्या नाम है, वो नहीं है, कैल्सिनेशन नहीं है। हमें लग रहा है भाई या तो कार्बन दिया, ऑक्सीजन तो दिया ही नहीं, ना ना ना। मतलब क्या होता है उसको जो तुम्हारा कैल्सिनेशन जो है वो एक्चुअली थर्मल डिकम्पोजिशन है। ठीक है। और इसमें हमें कोई रिड्यूसिंग एजेंट नहीं ले सकता। तो यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट लिया है तो लग रहा है कि ऑक्सीजन है, नहीं है, लेकिन ये रिड्यूसिंग एजेंट कैल्सिनेशन नहीं है। ठीक है। तो जैसे ही जिंक के साथ हमने एक रिड्यूसिंग एजेंट लिया, कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया और जिंक जो है हमारा एलिमेंट एक्सट्रैक्ट हो गया। ठीक है। तो देखो हमने यहाँ पे इस रिएक्शन में हमने क्या लिया था, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट हमने क्या लिया था, कार्बन को लिया था। लेकिन हमेशा ज़रूरी नहीं है कि कार्बन को ही रिड्यूसिंग एजेंट लिया जाए। देखो यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हो, बिसाइड कोक, है ना, कार्बन हाईली रिएक्टिव मेटल्स लाइक सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम कैन ऑल्सो बी यूज एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। फॉर एग्जाम्पल, मैंगनीज हैज़ बिन कन्वर्टेड टू इट्स ऑक्साइड, है ना, इट कैन बी रिड्यूस टू इट्स मेटल फॉर्म बाय एल्यूमिनियम। देखो यहाँ पे मैंगनीज ऑक्साइड का जो रिडक्शन जो है, इसमें हमने क्या इस्तेमाल किया, इसमें कार्बन इस्तेमाल नहीं कहा, कार्बन इस्तेमाल किया जा सकता था, लेकिन हमने इसके इसके बदले हमने क्या किया है, एल्यूमिनियम को लिया है। ठीक है। और जिससे क्या बना, मैंगनीज रिड्यूस हो गया और एल्यूमिनियम जो है उसका ऑक्साइड बन गया। ठीक है। और ये जो रिएक्शन में देखना, याद रखना, हीट प्रोड्यूस होता है। देखो इस आगे वाले रिएक्शन में कोई हीट का जिक्र नहीं है, यहाँ पे नो हीट है ना, यहाँ पे हीट नहीं दिया गया है। लेकिन कार्बन की जगह अगर तुम कोई और मेटल इस्तेमाल करोगे तो हीट रिलीज होगा। ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, थर्माइट रिएक्शन बोलते हैं। थर्माइट रिएक्शन क्या है, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें किसी एक मेटल ऑक्साइड को दूसरे मेटल के साथ जब रिड्यूस करोगे तो उसमें हीट निकलता है, उसी रिएक्शन को क्या कहते हैं, थर्माइट रिएक्शन बोलते हैं, है ना। तो देखो थर्माइट रिएक्शन है क्या, हम स्पेसिफिकली पढ़ते हैं, द थर्माइट रिएक्शन इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन वेयर ए मेटल ऑक्साइड, है ना, यानी कि एक मेटल ऑक्साइड जो है इज रिड्यूस्ड बाय अ मोर रिएक्टिव मेटल, यानी कि इस एक रिएक्टिव मेटल चाहिए होता है ना, एल्यूमिनियम जो है वो काफ़ी रिएक्टिव है ना, एंड प्रोड्यूसिंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, है ना। द रिएक्शन आयरन 3, यानी कि आयरन 3 मतलब Fe3+ होगा यहाँ पे, है ना, ऑक्साइड, द आयरन 3 ऑक्साइड जो है इसमें एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट किया और फिर इसमें बना आयरन और फिर एल्यूमिनियम ऑक्साइड, है ना। ये जो रिएक्शन जो है हम रेलवे ट्रैक वगैरह में क्रैक्स वगैरह को जोड़ने के लिए इस्तेमाल करता है। और एक और बात याद रखना, जो एलिमेंट जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है ना, उसके जो ऑक्साइड है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है।
तो ये थर्माइट रिएक्शन है। थर्माइट रिएक्शन में बहुत ज़्यादा हीट रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से वो मेटल जो है पिघला हुआ फॉर्म में रहता है, और जो क्रैक्स होता है ना, ऐसा क्रैक्स होता है, उसके अंदर वो आयरन का जो घुस जाता है, ठीक है? फिर वो वो फिर वो क्रैक को वो क्या भर देता है, ठीक है? तो थर्मल रिएक्शन क्या है? कोई कुछ नहीं है, एक बस एक मेटल ऑक्साइड और फिर एक मेटल के बीच में जो रिएक्शन का प्रोडक्ट है, और उसमें बहुत ज़्यादा हीट निकलता है, बस इसी बात का ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट देखते हैं। चलो, अभी हमने देख लिया कि मेटल का जो बीच वाला और मेटल का जो कम लो रिएक्टिविटी में कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। जो मेटल इन द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज़ है, उसमें क्या होता है कि वो क्योंकि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो उसमें हम लोग कोई एल्यूमीनियम, कोई कार्बन उसको मतलब वो रिड्यूस नहीं कर सकता, यानी ठीक है। देखो, दोज मेटल्स कैनॉट बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स कंपाउंड बाय हीटिंग विद कार्बन बिकॉज दिस आर मेटल्स हैव मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन कार्बन। यानी कि जो इसके ऑक्साइड अगर फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया ना, मेटल ऑक्साइड के फॉर्म में, है ना, मेटल ऑक्साइड के फॉर्म से यानी कि मेटल ऑक्साइड यानी कि कोई मेटल या कैल्शियम है ना, मैग्नीशियम वगैरह वगैरह, उसके ऑक्साइड से हम कार्बन के साथ रिड्यूस नहीं करा सकते। Mg प्लस मेटल का कोई ऑक्साइड हो प्लस कार्बन, ये रिड्यूस नहीं कर सकता, क्योंकि ये मेटल जो है ये ऑक्सीजन को ज़्यादा प्यार करता है। देखो, आगे वाला रिएक्शन जो है इसमें ये सब क्या था, देखो इन सब रिएक्शन में हमारा क्या था कि ये जो ऑक्सीजन जो है, मैग्नीशियम अपना ऑक्सीजन को प्यार तो करता है, लेकिन इतना भी प्यार नहीं करता। तो क्या करता है वो मतलब छोड़ देता है ना, फिर वो एल्यूमिनियम के पास चला जाता है, फिर वो एल्यूमिनियम के पास चला जाता है। लेकिन जब मेटल जो है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है ना, वो ऑक्सीजन को छोड़ता नहीं है ना, मैग्नी ऑक्सीजन को नहीं छोड़ता, Na2O होगा, ऑक्सीजन को नहीं छोड़ता। तो इन सब प्रोसेस के लिए हमें क्या करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस करना पड़ता है ना। तो दिस मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, है ना, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग नहीं होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस होगा। हाँ, तो इसमें द सोडियम, ये गलती हो गया, हाँ, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग नहीं है, इलेक्ट्रोलाइसिस होगा। द सोडियम कैन बी एक्सट्रैक्टेड। देखो यहाँ पे देखो हमने क्या किया पहले, यानी कि NaCl को हमने मेल्ट कराया, ठीक है, मेल्ट करके डाला, और एक साइड देखो यहाँ पे कैथो एनोड है और एक तरफ कैथोड है। अब देखो एनोड में हमारा क्या होगा, एनोड में हमारा होगा प्लस, ठीक है, एनोड में हमारा क्या होगा, प्लस प्लस, और कैथोड में हमारा क्या होगा, माइनस, है ना। अब देखो, क्योंकि हमारे पास यहाँ बहुत सारा प्लस है, क्योंकि बैटरी है ना, तो क्लोरीन जो मोल्टन क्लोरीन, और मैंने बोला था कि आयनिक कंपाउंड जो है NaCl जो है, उसको मेल्ट करने से क्या होता है, तो मोल्टन सेट में वो Na प्लस और Cl माइनस बनता है। जैसे Cl माइनस किसी प्लस को देखता है तो वो उसकी तरफ चला जाता है, ठीक है, जाता है, फिर उसके बाद वहाँ पे क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है, और फिर वो क्लोरीन बन के निकल जाता है। और देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रेवल करके इधर आ रहा है, और यहाँ पे देखो देखो यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, तो सोडियम क्या करता है, सोडियम यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके अपना सोडियम एलिमेंट बन जाता है। तो देखो यहाँ से कैथोड में देखो सोडियम जो है इलेक्ट्रॉन गेन करके सोडियम बन गया, और क्लोरीन जो है अपना क्या नाम है, क्लोरीन को रिलीज़ करके अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करके ये क्लोरीन पर, एक्चुअली ये थोड़ा सा रिएक्शन जो है मुझे थोड़ा सही कर देना चाहिए था। सोडियम जो है अपना इलेक्ट्रॉन गेन करके ये सोडियम बन गया, है ना, Na+। और यहाँ पे वही क्लोरीन क्या किया, क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन जो लूज़ करके, है ना, लूज़ किया, और इलेक्ट्रॉन जो है लूज़ करके देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अपना दे दिया, और दे के ये प्लस है ना, तो यहाँ पे दे दिया, और ये चला गया इलेक्ट्रॉन देखो इस तरफ, ठीक है। तो फाइनली जब एलिमेंट जो है सब, जब हम लोग एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद लास्ट में हमें थोड़ा सा एक रिफाइनिंग की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि फिर भी अभी भी शायद हो सकता है कुछ गंदगी रहे, है ना। तो एक फाइनल टचअप के लिए, अल्ट्रा प्योर मेटल एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम उसे फाइनल एक रिफाइनिंग करेंगे। अब इस रिफाइनिंग में क्या होता है, देखो इस हमें यहाँ पे जो एग्जांपल है, हमने कॉपर का रिफाइनिंग के बारे में दिया गया है। पहले हम डायग्राम समझ लेते हैं, है ना। अब इस डायग्राम में देखो थोड़ा गलती हो गया था इस डायग्राम में, तो मैंने अभी सही कर दिया। इसमें एक इम्प्योर कॉपर, यानी कि जिसको हम अभी रिफाइन करने वाले हैं, उसको हम क्या करेंगे, किस साइड में लेंगे, एनोड में लेंगे, और हम एक पतला सा एक थिन स्ट्रिप, है ना, एक थिन स्ट्रिप यहाँ पे थोड़ा बड़ा करके दे दिया है, एक थिन स्ट्रिप ऑफ कॉपर हम क्या करेंगे, प्योर कॉपर, है ना, पहले से ही जो प्योर कॉपर लेके रखा है उसको हम कैथोड में हम कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद हम एक सॉल्यूशन लेंगे, एक किसका, कॉपर सल्फेट, क्योंकि हम कॉपर करने वाले, तो फिर कॉपर का ही कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ले लेंगे, ठीक है। अब कॉपर सल्फेट यहाँ पे क्या करेगा, कारण का सर्किट कंप्लीट करे। देखो कारण यहाँ से निकला है कि नहीं, कारण यहाँ से निकला, देखो कारण यहाँ से निकलेगा, फिर इसका सॉल्यूशन, क्योंकि अभी कॉपर सल्फेट है, प्लस माइनस है, तो फिर ये जाएगा, फिर इसमें कारण जो है, अब देखो हमारा सर्किट जो है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो जैसे करंट ऑन करेगा, तो देखो सॉल्यूशन का जो कॉपर, क्योंकि हम सॉल्यूशन जो है कॉपर सल्फेट का लिया, और हमें पता है कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो है वो सॉल्यूशन के फॉर्म में Cu2 प्लस
और SO4 2- देगा। ठीक है? तो जैसे करंट ऑन करेगा फिर हम लोग देखेंगे कि जो कॉपर जो है ना? कॉपर का जो सॉल्यूशन में जो कॉपर प्लस है ना? वो जाएगा प्योर के पास, क्योंकि ये देखो ये नेगेटिव टर्मिनल है कि नहीं? हमारा जो कैथोड जो है वो नेगेटिव टर्मिनल है। यहाँ पे उसको नेगेटिव चार्ज दिखेगा और यहाँ पे कॉपर 2+ चला जाएगा। और कॉपर 2+ जाके क्या करेगा? यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो कॉपर 2+ जो है वो क्या करेगा? 1-2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और कॉपर बन के क्या करेगा? इसी इसी साइड में, इसी में वो क्या करेगा? चिपक जाएगा। ठीक है? लेकिन क्योंकि अभी हमारे सॉल्यूशन में कॉपर की कमी हो रही है, क्योंकि कॉपर धीरे-धीरे इधर जा रहा है, तो क्या करेगा? इम्प्योर साइड से कॉपर धीरे-धीरे क्या करेगा? कॉपर जो है इम्प्योर साइड से कॉपर जो है हमारा क्या करेगा? अपना 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करके अपना कॉपर निकलेगा यहाँ से। ठीक है? तो कॉपर जैसे निकलेगा यहाँ से और यहाँ से कॉपर जाता है और ये प्रोसेस चलता रहेगा। यहाँ से प्योर इम्प्योर साइड से कॉपर सॉल्यूशन में आएगा, सॉल्यूशन से कॉपर जाएगा, इम्प्योर साइड से इम्प्योर साइड से सॉल्यूशन में कॉपर आएगा और कॉपर से सॉल्यूशन से कॉपर प्योर कॉपर की तरफ ये कॉपर जाता रहेगा। लास्ट में धीरे-धीरे अब देखो मतलब बहुत मुझे तो ये सवाल बचपन में आता था कि भाई मतलब क्योंकि हमारे यहाँ पे SO4- भी तो था ना, SO4 2- जो है वो प्योर प्लस की तरफ क्यों नहीं गया? वो जाता है लेकिन वहाँ वो कुछ नहीं करता। क्योंकि देखो ये वोल्टेज है ना इस तरह से बनाया गया है कि मतलब बस वो कॉपर जो है इसी को ही वो इलेक्ट्रॉन देने का मौका देगा, बाकी उसको कुछ नहीं देगा। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा भयंकर ना, उसको मतलब स्टडी करते हैं कि कौन सा वोल्टेज, ये जो वोल्टेज जो है कौन सा वोल्टेज में हमें करंट देना है, ताकि मतलब यहाँ पे SO4 वगैरह जो है ये कहीं लेस ऑक्सीडाइज कम ऑक्सीडाइज ना हो जाए। और वैसे भी इसका ऑक्सीडेशन का कोई पॉइंट नहीं है वैसे, है ना? तो ये चलता रहता है। अल्टीमेटली यहाँ से सारा का सारा क्या होता है? कॉपर चला जाता है सॉल्यूशन में, फिर सॉल्यूशन से जाता रहता है और फिर लास्ट में ये बड़ा हो जाता है फिर और ये छोटा हो जाता है ना? ये बर ठीक है? ये बड़ा हो जाता है, कौन-सा? जो प्योर वाला साइड बड़ा हो जाता है और फिर छोटा वाला साइड जो है ना एनोड इम्प्योर साइड वो छोटा हो जाता है। और यहाँ से जो थोड़ा बहुत गंदगी है ना वो निकल जाता है नीचे, है ना? देखो इसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एनोड मड, है ना? अब ये याद भी रख सकते हो क्योंकि देखो इम्प्योर साइड हमें एनोड साइड में कनेक्ट करना है तो एनोड मार्क निकलेगा, है ना? और एनोड से ही तो गंदगी था ना हमारा, इम्प्योर है ना ये। तो देखो यहाँ पे डेफिनेशन देख लो, द मोस्ट कॉमन टेक्निक इज इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग। तो देखो नाउ द एनोड इज कनेक्टेड टू द इम्प्योर कॉपर, देखो जी यहाँ पे हमने देखा, एंड कैथोड इज कनेक्ट टू अ थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर कॉपर। व्हेन करंट इज पास, प्योर कॉपर फ्रॉम द एनोड साइड इज डिजॉल्व इन द सॉल्यूशन, यानी कि यहाँ से प्योर कॉपर जो है यहाँ पे जो प्योर पार्ट है वो डिजॉल्व सॉल्यूशन में जाएगा एंड इक्वल अमाउंट ऑफ कॉपर इज डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड, है ना? प्योर साइड में चला जाएगा। यहाँ से प्योर कॉपर बाहर आएगा, है ना? गंदगी जो तो नीचे चला, गंदगी जो है ना? गंदगी जो है यहाँ से देखो, गंदगी जो है वो तो नीचे चला जाएगा और प्योर कॉपर सॉल्यूशन में जाएगा और सॉल्यूशन का कॉपर जो है वो कहा जाएगा कैथोड साइड में। ठीक है? सम इम्प्योरिटीज कम आउट ऑफ द इम्प्योर कॉपर एनोड साइड एंड दैट वी कॉल एज एनोड मार्क। ठीक है? चलो फाइनली हम आ गए हैं कोरोशन में। कोरोशन क्या है? कोरोशन इज ए रेडॉक्स रिएक्शन वेयर ए मेटल अंडरगोस एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस इन इट्स एनवायरनमेंट। ठीक है? किसी मेटल को अपने एनवायरनमेंट में ऐसे ही रख दो, जैसे आयरन को अपने एनवायरनमेंट में रख दो, वो क्या करेगा? ऑक्सीजन और फिर वाटर के प्रेजेंस में वो अपने आप को ऑक्सीडाइज कर देगा। हालांकि हर मेटल का ऑक्सीडेशन जो है उसमें आयरन वाटर और ऑक्सीजन का हाथ नहीं भी हो सकता है, बहुत कुछ और भी फैक्टर्स होता है। जैसे एक एग्जांपल देखो, सिल्वर रिएक्ट्स विद सल्फर इन द एयर टू फ्रॉम ब्लैक सल्फाइड AgS, है ना? तो ये भी हमारा रेडॉक्स कोरोशन ही है। यहाँ पे सिल्वर जो है वो सल्फर के प्रेजेंस में, ठीक है, सिल्वर रिएक्ट्स विद सल्फर इन द एयर टू फॉर्म ब्लैक, है ना? ब्लैक सल्फाइड, ब्लैक सिल्वर सल्फाइड। तो पूछा जाता है कि सिल्वर जो है अरे कुछ किसी साथ रिएक्ट करके ब्लैक ब्लैक कलर का कुछ दे दिया तो बताओ वो ब्लैक कलर का फॉर्मूला क्या है? तो ब्लैक कलर का फॉर्मूला क्या है? AgS। कॉपर रिएक्ट्स विद वाटर टू एंड कार्बन, देखो इसमें क्या, कॉपर रिएक्ट्स विद वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, देखो वाटर है, मिटा देता हूँ मैं, बहुत सारा मैंने ड्रॉ कर दिया। देखो यहाँ पे कॉपर रिएक्ट्स विद वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मिंग एयर एंड फ्रॉम एयर एंड बिकम कॉपर कार्बोनेट, है ना? अब देखो स्टेचू ऑफ लिबर्टी जो है ना, कॉपर कार्बोनेट की वजह से ही हमारा जो ऐसे ग्रीनिश कलर है ना? देखो आयरन रिएक्ट्स विद वाटर एंड एयर टू फ्रॉम आयरन ऑक्साइड, है ना? अब देखो Fe2+ होगा तो उसका नाम है एक्चुअली फेरस, Fe3+ होगा तो फेरिक ऑक्साइड होगा, है ना? तो ये जो है वो हमारा फेरिक ऑक्साइड है, क्योंकि ये 3 और ये ज़्यादा स्टेबल है हाँ Fe2+ से।
है ना, क्योंकि ये और ऑक्सीडाइज होकर Fe3+ बनता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन लूज़ करके Fe3+ बनता है और ज़्यादा स्टेबल होता है। नेचर में सबसे ज़्यादा स्टेबल ही होता है ये Fe3+। Fe2+ भी होता है, लेकिन उससे ज़्यादा स्टेबल Fe3+ होता है। और जहाँ पे 2+ है, अगर Fe2 लिखा ना तो वो क्या है, फेरस है, और Fe3 है ना, ऐसे बुक में लिखा रहता है ना, तो वो क्या है, फेरिक। ठीक है, तो ये तो हमारा कोरोशन है ना। तो यहाँ पे कलर वाला याद करना, सिल्वर सल्फाइड का क्या कलर क्या है, ब्लैक है ना। कॉपर कार्बन का कलर क्या है, ब्लूइश ग्रीनिश कलर, ऐसा कुछ। स्टेचू ऑफ लिबर्टी का कलर है वैसे। ठीक है, आयरन का तो पता ही, आयरन ऑक्साइड का कलर क्या है, ब्राउन कलर का होता है ना, जंग लगना जिसको कहते हैं ना। और आयरन ऑक्साइड तो एक्चुअली स्टेबल है भी नहीं। चलो, अभी देखते हैं इसको प्रिवेंशन कैसे किया जा सकता है। कोरोशन का प्रिवेंशन जो है वो है ना, पेंटिंग कर सकते हो, ऑयलिंग कर सकते हो, ग्रीजिंग, गैल्वेनाइजिंग, क्रोम प्लेटिंग, एनोडाइजिंग, एलोइंग, है ना। एनोडाइजिंग हमने पढ़ा था पहले। अब एलोइंग वगैरह कुछ कुछ पढ़ते, देखो पेंटिंग वगैरह ना बचपन में हमें पढ़ा हुए थे, ग्रीजिंग वगैरह, ग्रीस लगा देना, पेंट कर देना, तेल लगा देना ना। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट गैल्वेनाइजिंग है ना, और क्रोम प्लेटिंग देख लेते हैं, क्योंकि हमने एनोडाइजिंग देखा है, एलोइंग भी थोड़ा देखा। चलिए, तो हमने अभी देखा हमारा गैल्वेनाइजेशन क्या प्रोसेस, एनोडाइजिंग क्या प्रोसेस है। एनोडाइजिंग में क्या करते हैं हम, एल्यूमिनियम के जो चीज़ें जो है ना, चीज़ों को ही हम क्या करते हैं, एल्यूमिनियम की चीज़ों को ही हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड में बदल देते थे, याद है। तो क्योंकि एल्यूमिनियम ऑक्साइड ज़्यादा स्टेबल है इसी रीज़न से। लेकिन गैल्वेनाइजेशन के केस में क्या करते हैं हम, कौन से चीज़ों को कर रहे हैं गैल्वेनाइजेशन में, स्टील नहीं तो आयरन सरफेस को। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें हम जो स्टील है या फिर आयरन है उसके ऊपर, है ना, उसके अराउंड हम क्या करते हैं, जिंक का कोटिंग लगा देते हैं। जिंक का कोटिंग से इसको दो चीज़ें मिलता है। पहला तो जिंक जो है, जिंक ऑक्साइड बन जाता है, धीरे धीरे ऑक्सीडाइज हो गया है ना, और जिंक ऑक्साइड काफ़ी स्टेबल है। सेकेंडली क्या करता है, अगर इसके सरफेस को अगर स्क्रैच भी हो गया है कि नहीं, अगर सरफेस इसका मान लो ये कोई मेटल सरफेस है ये, और जहाँ पे इसमें मतलब मान लो ऐसे करके हमने मतलब जिंक का लेयर चढ़ा हुआ था, लेकिन मान लो फॉर सम रीज़न है ना, थोड़ा सा है ना, थोड़ा सरफेस जो है इसका, है ना, चला गया, मान लो ऐसे करके चला गया, और फिर मान लो कि ऐसे करके रुको, हाँ, तो ऐसे करके एक ऐसे चला गया। अब क्या होगा कि हमारे पास, क्योंकि इसकी इधर भी जिंक है और इधर भी जिंक है ना, आसपास जिंक ऑक्साइड है ना, अंदर भी तो जिंक ही होगा ना, तो यहाँ पे जो आयरन है इसको क्या करेगा, वो बचाएगा। कैसे बचाएगा मैं बताता हूँ। क्योंकि अगर दो चीज़, अगर ऑक्सीजन को देखा कि आयरन है और जिंक है, तो ये क्या करेगा, आयरन जो है हमेशा सॉरी, ऑक्सीजन जो है हमेशा क्या करेगा, आयरन को छोड़ के जिंक को ही अटैक करेगा। तो यानी कि जिंक ने अपने आप को सेक्रीफाइस किया और आयरन को बचाने के लिए, है ना। तो इसी को एक्चुअली जिंक को इसलिए सेक्रीफाइसल एनोड भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे जिंक जो आयरन का जो कोटिंग जो है, इसको जिंक लगाया जाता है, ताकि अगर, है ना, ताकि अगर जिंक एक्सपोज भी हो जाए, थोड़ा सा जिंक ऑक्साइड का लेयर थोड़ा सा एक्सपोज हो जाए, अंदर तो जिंक होगा ना, और अंदर साथ में आयरन भी होगा और जिंक भी होगा, लेकिन ऑक्सीजन आएगा तो पहले क्या करेगा, जिंक को अटैक करेगा और जिंक का ऑक्साइड बन जाएगा फिर से, और फिर ये सरफेस जो है फिर से ठीक भी हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली हमें आयरन और फिर स्टील के ऊपर जिंक का कोटिंग, ताकि जिंक ऑक्साइड बन जाए। जिंक ऑक्साइड का दो काम, स्टेबिलिटी देगा, और फिर अंदर का जिंक क्या करेगा, अपने आप को आयरन को अटैक होने से और बचाएगा। लेकिन एनोडाइजिंग में याद है, एनोडाइजिंग में क्या करता था, एनोडाइजिंग अलग था। एनोडाइजिंग में एल्यूमिनियम को ही एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना दिया सिंपली, ताकि एल्यूमिनियम का ऑक्साइड ज़्यादा स्टेबल है। हालांकि अभी स्क्रैच वगैरह हो गया तो अंदर एल्यूमिनियम है, फिर से एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा, है ना। अब देखो क्रोम प्लेटिंग में क्या है, क्रोम प्लेटिंग में हम किसी सरफेस के ऊपर, कौन सा सरफेस, यूजुअली स्टील, स्टील सरफेस के ऊपर क्रोम का प्लेटिंग चढ़ाएगा। किसका प्लेटिंग चढ़ाएगा, क्रोम का प्लेटिंग चढ़ाएगा। अब देखो, क्योंकि ये भी क्यों करा है, क्योंकि क्रोमियम जो ऑक्साइड जो है स्टेबल है ना। और फिर इसके बाद नॉन पोरस, यानी कि इसके अंदर पानी वानी घुसता नहीं है ना, वन वन लेट द मेटल, अंदर का मेटल ऑक्साइड होना नहीं देता है। ठीक है, तो क्रोम प्लेटिंग क्या करेगा, बस क्रोम ऑक्साइड बना देगा। ठीक है, लेकिन इसमें स्क्रैच वेच हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, फिर क्योंकि मतलब अंदर जो क्रोमियम जो है अपने आप को बचाएगा नहीं, है ना, अपने आप को मतलब सेक्रीफाइस नहीं करेगा, जिंक कर देगा ना, जिंक एकदम अच्छा दोस्त है। दिस वर्क जो क्रोमियम से बेस्ट स्टेबल एंड नॉन पोरस, है ना। दिस सीम्स वेरी सिमिलर टू एनोडाइजिंग दैट वी हैव स्टडीड बिफोर, बट इन एनोडाइजिंग द मेटल ओन्स ऑक्साइड इज प्रोटेक्टिव शील्ड, है ना। एनोडाइजिंग के केस में जो मेटल के जो खुद के जो ऑक्साइड है, यानी कि एल्यूमिनियम के ऑक्साइड ही एल्यूमिनियम को बचा रहा था। लेकिन यहाँ पे स्टील को
क्रोमियम ऑक्साइड बचा रहा है ना? और फिर ज़िंक ऑक्साइड गैल्वेनाइज़ेशन में ज़िंक ऑक्साइड बचा रहा है। क्रोम प्लेटिंग में क्रोमियम ऑक्साइड बचा रहा है। लेकिन गैल्वेनाइज़ेशन थोड़ा अलग है क्योंकि स्क्रैच करने पे भी अंदर का ज़िंक अभी भी सैक्रिफ़ाइस करेगा। लेकिन हालाँकि क्रोम प्लेटिंग और एनोडाइज़िंग में ये नहीं होने वाला, है ना? एनोडाइज़िंग में अच्छा ठीक ही है क्योंकि एनोडाइज़िंग में हमारा क्या है कि अंदर भी एल्यूमीनियम ही है तो एल्यूमीनियम ऑक्साइड फिर से बन जाएगा। लेकिन क्रोमियम में क्रोम प्लेटिंग में क्या होगा स्क्रैच होने से प्रॉब्लम हो जाएगा फिर, ठीक है? चलो हमारा लास्ट पॉइंट क्या है? हमारे कुछ एलॉयज़ के बारे में देख लेते हैं, है ना? एलॉयज़ क्या होता है? मिक्सचर होता है किसका? एक मेटल का और फिर कुछ एलिमेंट्स का मिक्सचर होता है ना? और ये क्यों किया जाता है? ताकि जैसे ही हम मिक्स करेंगे उसका फिज़िकल केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाता है ना? जैसे निकल, है ना? निकल कौन-सा है? जैसे स्टील, है ना? स्टील किसका है? निकल, क्रोमियम और आयरन का होता है और आयरन इसमें ज़्यादातर 90% होता है। ये हालाँकि ये नंबर एग्ज़ैक्ट नहीं है, हाँ, ये बस मतलब एस्टिमेशन है हमारा, एग्ज़ैक्ट नंबर नहीं है। अम, ये हमारा एग्ज़ैक्ट नंबर नहीं है क्योंकि मतलब ये बहुत वेरी करता है प्रोडक्शन टू प्रोडक्शन। लेकिन हाँ, ज़्यादातर इसमें क्या होता है आयरन होता है और आयरन के साथ क्या होता है निकेल और क्रोमियम होता है। हमारा ब्रास में क्या होता है ज़िंक और कॉपर होते हैं, है ना? ब्रॉन्ज में क्या होता है टीन और कॉपर होते हैं और सोल्डर में क्या होता है टीन और लेड होता है। ये याद रखना पड़ेगा, इसको एग्ज़ाम में आ जाता है। तो हमारे जो स्कूल का घंटी जो है ना, वो ब्रॉन्ज ही है लेकिन उसमें थोड़ा ज़्यादा टीन होता है। कॉपर मान लो 80% होगा और टिन जो है वो 20% के करीब होगा, थोड़ा ज़्यादा टिन होता है, ठीक है? अगर किसी एलॉय में अगर मर्क्यूरी है तो उसको क्या बोलेंगे? एमलगम बोलेंगे, है ना? एलॉय का हमेशा कंडक्टिविटी यानी कि इलेक्ट्रिकल जो कंडक्ट करने का जो कैपेसिटी कम होता है, मेल्टिंग पॉइंट भी कम होता है, ठीक है? लास्ट में थोड़ा बहुत गोल्ड के बारे में देख लेंगे। प्योर गोल्ड इज़ ऑल्सो प्योर गोल्ड इज़ नोन एज़ 24 कैरेट गोल्ड, है ना? जो प्योर होता है वो 24 कैरेट का होता है। तो यानी कि अगर तुमको कोई बोला कि भाई 18 कैरेट का है, तो इसमें से जो 24 में से 18 पार्ट क्या है? 18 पार्ट गोल्ड है और बाकी पार्ट जो है ना वो कोई एलॉय होगा, वो दूसरा कोई मेटल के साथ मिक्स किया होगा। तो बेसिकली जो 18 कैरेट का गोल्ड होता है ना वो एलॉय ही होता है। तो इसमें जो 6 पार्ट जो है 18 + 6 क्या होगा 24 ही होगा ना? तो इसमें 6 जो है ना जनरली क्या होता है कॉपर होता है, नहीं तो क्या होता है सिल्वर होता है, ठीक है? कॉपर नहीं तो सिल्वर होता है, ठीक है? हुँ, बस ईज़ी ही था ना? ईज़ी था शायद। नहीं सॉरी एयू होता है सॉरी माय मिस्टेक। तो ये है हमारा तो चलो ये था मेरा चैप्टर नंबर 3 का एक्सप्लेनेशन, ठीक है? इतना ही था तो ये वन शॉट वीडियो है, देख लेना। तो कुछ अगर इसमें कुछ रिव्यूज़ अगर कुछ पूछना है डाउट वगैरह तो प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं उसका जवाब दे दूँगा, है ना? और अगर तक यहाँ देखा है तो फिर थैंक यू। आगे भी मैं और वीडियोज़ बनाते रहूँगा, प्लीज़ तब तक मुझे सपोर्ट करते रहना, ठीक है? चलो तो फिर बाय बाय।